बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि आपने अपने दिन का आगाज़ जो है वो भरपूर मोटिवेशन के साथ करना है। इसके साथ करना है कि आज के तमाम गोल, जितने भी टारगेट्स मैंने अपने लिए रखे हैं वो मैं तमाम अचीव करूँगा। अब प्लान्ड वे में दिन को आगाज़ करना है, चंक्स में डिवाइड करना है, अपने पूरे दिन को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना है और फिर उन गोल्स को अचीव करते चले जाना है। और ये जो हमारी छोटी छोटी कामयाबियाँ हैं, हमारी इनफरादी कामयाबियाँ हैं, ये फिर ट्रांसलेट करती हैं मुल्की कामयाबी में। अब जिस तरह हम रोज़ कहते हैं कि इन कामयाबियों को अचीव करते वक्त, इन गोल्स को अचीव करते वक्त हमने ये नहीं भूल जाना कि हमने अल्लाह ताला को भी एक दिन जाके जवाब देना है। तो चोरी नहीं करनी, डकैती नहीं डालनी, किसी का हक नहीं मारना, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम अपने गोल्स को अचीव करते चले जाएंगे, ख़ुद भी कामयाब होंगे और मुल्क कौम की तरक्की में भी अपना छोटा सा हिस्सा लाजमी तौर पर डालेंगे। नाज़रीन, हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। आज हम लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला दिया गया जिसमें यह फ़ैसला किया गया है कि जो स्पाउसेस हैं, जो मियाँ बीवी हैं, अगर डाइवोर्स लेते हैं या खुला होती है या उनका किसी बिना पर ताल्लुक़ जो है वो टूटता है, तो फिर जो प्रॉपर्टी है वो दोनों में डिवाइड की जाएगी। ये किन लोगों पर लागू होती है, इसकी डिटेल्स क्या हैं, कब से ये लागू होना शुरू होगी, क्या इसको मज़ीद चैलेंज भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस्लामी कवानीन इस पर क्या कहते हैं, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट बिलाल शहबाज खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जनाब, इस पे जो है वो तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं आप सबके फेवरेट माहिर इमरान साहब, सीनियर रिपोर्टर रूही न्यूज़। इनसे जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कोर्ट्स में आजकल क्या चल रहा है, कौन से अहम केसेस चल रहे हैं, उनकी पेशरफ्त क्या है। इसी के साथ एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था जिसमें एक वकील का कत्ल हुआ था, जिसके ऊपर बड़े एहतजाज भी हुए, तो वो कहाँ तक पहुँचा, उसकी क्या डिटेल्स हैं। इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को भी हमारे इमरान साहब जो है वो कवर कर रहे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया था कि इस साल 2026 का साल जो है वो मुल्तान के लिए बड़ा बेहतरीन साल साबित होगा और जो दुनिया के बड़े बड़े शहर हैं उन जैसा शहर जो है वो बना दिया जाएगा। जो दुनिया के बड़े डेवलप्ड सिटीज़ हैं वैसा शहर हम जो है वो मुल्तान को बना देंगे। और हमें नज़र भी आ रहा है ब्यूटिफिकेशन हो रही है, लेकिन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे उनका क्या बना, वो कहाँ तक पहुँचे हैं, इस पर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे। माहिर इमरान नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माहिर साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच। जनाब, ईद के बाद आपसे अब मुलाकात हो रही है। आपसे तो मुलाकात ही नहीं, पूरा रमज़ान भी नहीं, उसके बाद भी नहीं हुई। कैसे हैं जनाब, ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह, फील्ड में आप भी होते हैं, लेकिन जब आप फील्ड में होते हैं तब हम जो वहाँ पे होते हैं कोर्ट्स में, जब हम फील्ड में जाते हैं तब आप इधर शो कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह हमारा जो है वो आंख मचोली चलती रही है, लेकिन अच्छा राब्ते में तो रहे हैं फ़ोन पे। जी बिल्कुल, ऐसे ही राब्ते में तो हम लोग बिल्कुल रहे हैं। मैं जनाब साहब से स्टार्ट करना चाहूँगा। एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ये फैसला किया गया है कि अब 50% जो है वो प्रॉपर्टी डिवाइड की जाएगी। अच्छा, जो सोशल मीडिया पे हम सुन रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि शायद मर्द जो है वो खातून को अपनी प्रॉपर्टी देगा, जबकि जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें स्पाउसेस का लिखा गया। तो ज़रा तफसीलन बता दीजिएगा ये जजमेंट है क्या? जी, आपने बड़ा अच्छा ही टॉपिक ये चूज़ किया है, क्योंकि मुझे नवा डेज़ में सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ और सोशल मीडिया पे आपको पता है कि कोई भी ऐसी बात हो तो वो लोग डिफरेंट व्यू से बयान करते हैं। वो बात चेंज होते होते जाके एंड पे चेंज हो जाती है, क्योंकि ये लॉ जजमेंट आई है, ये अब आप समझेंगे और आपके तवस्सुल से आपका जो ऑडियंस है वो समझेगी। मुझे कल से ही परसों से कॉल्स आ रही हैं कि इसके बारे में बताएं। अब लोगों ने समझा कि शायद लॉ पास हो गया। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन नंबर 365/23 ये सर दायर हुई। ये इसमें अमारा वकास वर्सेस वकास रशीद, सही, ये दोनों मियाँ बीवी जो थे एयरफोर्स में मुलाजिम थे। अब ये 28 सफ़ों का एक फ़ैसला है मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का। उन्होंने फ़ैसला दिया है, उन्होंने गवर्नमेंट को सिफारिशात लिखी हैं कि बाहर मुमालिक में या इस्लामी मुमालिक में ये लॉ है, इसके मुताबिक हमें भी बनाना चाहिए। अब मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। ये केस रिमांड हो गया और उसमें सिफारिशात जज साहब ने लिख के कि ये ऐसे होना चाहिए, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये अभी ये लॉ पास नहीं हुआ, लॉ अभी पार्लियामेंट ने बनाना है। अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन जस्ट टू एक्सटेंड ऑफ डैट केस कि उसमें अब सिफारिशात जज ने दी है कि ऐसे लॉ बनना चाहिए। ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है,
ना ये ही लॉ पास हो चुका है। अच्छा, तो अब जो सुपीरियर कोर्ट्स होते हैं उनमें जो फैसला आता है उसका इतलाक तमाम केसेस में होना शुरू हो जाता है जब तक कि वो चैलेंज ना करती जाएं उससे बड़ी कोर्ट में। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता था तो फिर तो इतलाक सब पे होना शुरू हो जाता था, अभी इसको चैलेंज किया जा सकता है। तो इसीलिए फिर लोगों को शायद गुमान ये हो रहा है कि शायद अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे केस लॉ होते हैं या जजमेंट्स होती हैं सुपीरियर कोर्ट्स की प्रिवेल करती हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर जज साहब ने अपनी जजमेंट पे खुद लिखा है कि ये सिफारिशात दे रहे हैं पार्लियामेंट को कि ये लॉ बनना चाहिए, ना कि उन्होंने कोई प्रेसिडेंट दे दिया। प्रेसिडेंट जिसको कहते हैं वो नीचे वाली कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है, प्रेसिडेंट अभी नहीं आया, ये सिर्फ जस्ट सिफारिशात हैं। बाकी आप फर्दर पूछेंगे इसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको ठीक है, इस पे जो है वो तफसीलन गुफ्तगू कर लेते हैं। जनाब, पहले तो ये बताइएगा कि जिन दो फरीकैन में ये केस था वो केस किस बिना पर फाइल किया गया, वो चाहती क्या थी खातून की तरफ से किया गया या मर्द की तरफ से किया गया था, वो भी बता दीजिएगा। और फिर एसेट्स डिवाइड कर दिए हैं कोर्ट ने? जी, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ आपको के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। इमरान भाई लॉ नोइंग है और ये भी हमारे कुलीग हैं, वकील हैं, तो ये बड़ी खूब तरीके से समझते हैं कि क्या लॉ आ रहा है, ये भी अपना ओपिनियन इस पे देंगे। मैं अब आपको बताता चलूँ, अमारा वकास और वकास रशीद ये हस्बैंड वाइफ है, दोनों एयर फोर्स में मुलाजिम थे। अब दोनों की शादी हुई 2 मई 2015 में, ठीक है। उसके बाद उसमें 12,000 रुपये हकुल महर तय हुआ। अब 2021 में 15 से 6 साल बाद इनकी सेपरेशन हो गई। अब उसने केस फाइल किया, उसने कहा जी मुझे हक महर दिया जाए और मुझे डॉवरी दिया जाए, हक समान जहेज का। उसमें उसने अमाउंट लिखी 16,91,000 रुपये समान जहेज मुझे ये दिया जाए, और साथ ही उसने किया मेंटेनेंस का, उसका मेंटेनेंस का डिग्री हो गया फैमिली कोर्ट से, और जो उसने 16,91,000 रुपये समान जहेज का किया था वो 30% डिग्री हो गया। ठीक। अब वो चली गई एपलीट कोर्ट में, दोनों चले गए एपलीट कोर्ट में। जब गए एपलीट कोर्ट, जब फैमिली कोर्ट की होती है सेक्शन 14 के तहत अपील दायर होती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास, उनके पास अपील फाइल हुई। उस अपील में क्या हुआ कि जो उसका 30% हुआ था डिग्री, तो वो जज साहब ने सेट असाइड कर दिया। सही। वो ये कह के क्योंकि इसका वालिद गवाह पेश नहीं हुआ और ये एडमिटेड है कि ये एट द टाइम ऑफ सेरेमनी ऑफ मैरिज ये समान जहेज लाई नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं लाई, वो सरकारी मुलाजिम थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते तो इसलिए वो समान जहेज नहीं लेके गए। उसी को ही उस अमारा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो वहां बड़ी डिटेल 28 सफ़ों की जजमेंट आई, तो वहां इसमें एक और चीज थी। अब उसने, लड़की ने उसको गाड़ी लेके दी, डाउन पेमेंट 5 लाख रुपए जमा कराए, अब उसका वो भी डिग्री ना हुआ। तो जज साहब ने कहा कि ड्यूरिंग द मैरिज अगर कोई एसेट्स बनाते हैं या कोई ऐसी चीज है जो मैरिटल प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं, और ये बाहर ये होती है, तो वो भी लेने की हकदार है। अब उसने डाउन पेमेंट बनाई या उसने अपनी सैलरी से घर की कोई चीजें बनाई, बाकी भी चीजें थी, या वो कहती है इसमें एक लफ्ज सलामी मुझे जमा हुई, वो भी मैंने अपने घर पे खर्च की, तो अब औरत का राइट इस वजह से डिप्राइव नहीं किया जा सकता कि क्योंकि वो हकुल महर में सिर्फ 12 लिखा हुआ तो वो था नहीं, और समान जहेज वो लेके नहीं गई, वो डिग्री नहीं होगा। उसके बाद भी इस जजमेंट में ये कहा गया स्पाउस पर है कि उसके बाद अगर शादी, सपोज इनकी शादी 2015 में हुई और 21 में सेपरेशन हो रही है, इस दौरान जो वो हस्बैंड प्रॉपर्टी बनाएगा, वेदर द लेडी इज वर्किंग लेडी और हाउस वाइफ, तो वो प्रॉपर्टी लेने की हाफ की हकदार है। ये सिर्फ पाकिस्तान में अभी नहीं है, दूसरा इस्लामी मुल्क में उन्होंने जिक्र किया, इजिप्ट में, ईरान में, मलेशिया में, वो तो फॉरेन कंट्री में, तो दूसरी कंट्री, हम इस्लामिक कंट्री की बात करें, उनमें भी ये लॉ मौजूद है। वहाँ ऐसा होता है कि वो इंटाइटल होती है। दूसरी उन्होंने अब फर्दर आप क्वेश्चन करेंगे, मैं इसको डिटेल में, अभी मैंने केस के बारे में आपको बता दिया है। मेरा ख्याल है कि आपको भी समझ आ गया होगा, ऑडियंस को भी समझ आ गया होगा। पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते जाएंगे, मुस्लिम कवानीन इस पे क्या कहते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जैसे भी आपने थोड़ा सा सरसरी बता दिया कि ये सिर्फ सिफारिशात दी गई हैं, इस पे तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करते हैं। महार इमरान नवाज साहब से ज़रा इस पे गुफ्तगू कर लेते हैं कि जो दीगर हमारे कोर्ट्स हैं उनकी क्या चल रही, और मेजर जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स में, उसके बारे में थोड़ा तफसीलन बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। देखें तो हम भाई मुल्तान की हम बात करें, हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, एक तो केसेस की बहुत ज़्यादा भरमार थी, और अब अचानक जो केसेस जहाँ पे यानी कि हाई कोर्ट में पर डे के 800 केस दायर हो रहे थे, 500 700, तो अब वो 200 से 250 केस होना शुरू हो चुके हुए हैं। ये तकरीबन 1 महीने से ये है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 1500 दिन में केस दायर हो रहा था, तो अब वो 400 केस दायर होना शुरू हो गए।
यानी इतना केस जो है वो जो ज़्यादा दायर होते थे, पेडेंसी बहुत थी, 70,000 जो केस थे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में थे, 40,000 से ज़्यादा हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस थे। तो उनको कम करने के लिए एक ऑनलाइन बायोमेट्रिक का वो सिलसिला शुरू किया, तो उसकी वजह से कम हो गए। इस पे भी हम बात करेंगे। आपने अहम केसेस के हवाले से बात की, तो हाई कोर्ट में इस वक्त जो अहम केसेस हैं, सानिया ज़हरा कत्ल केस एक मरूफ जो केस फैसला आ गया था, फैसला हो गया। अब मुलजमान ने अपनी बरियत की, जो जिन्हें सजाए मौत और उम्र कैद की सजाएं हुई थी, उसके मरकज़ी शौहर अली रज़ा को सजाए मौत हुई थी, हैदर अली जो उसका देवर था, उसकी सास अज़रा परवीन वगैरह, तो ये जो लोग बाकी उम्र कैद थी, उन्होंने अब सज़ा बरियत की दरखास्तें दे रखी हैं और साथ ज़मानत की भी। वो उनकी अभी है 13 अप्रैल की डेट हाई कोर्ट ने बहस के लिए जो है वो रख दी है। अहम केस है। आजकल ना बहुत ज़्यादा चांदी की स्मगलिंग हो रही है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि जैसे इंटरनेशनल वार ये शुरू हुई, अब ईरान इसराइल आप देख रहे हैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि सोना भी महंगा होना शुरू हो गया, लोगों ने चांदी में इन्वेस्ट करना, अब चांदी की स्मगलिंग शुरू हो गई है। ये ज़्यादातर डीजी खान डिवीजन से जो है यह स्मगल होता है, यहाँ से फिर पंजाब और पंजाब से फिर आगे। तो मुल्तान में बहुत ज़्यादा जो हमारे कस्टम ने ये केसेस पकड़े हैं, 5 मन का एक केस है, 13 किलो का एक है, 16 किलो का एक है, जो वहाँ से बॉर्डर पे चेकिंग के दौरान पकड़े गए। उनकी ज़मानतें खारिज हुई हैं हाई कोर्ट में। ये कस्टम के वकील हैं मियां इशफाक हुसैन, उन्होंने उनके दलाइल थे कि ये चांदी जो है ये एक तो मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हो रही है, इसको बाहर भेजा जाता है और पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो है वो सारा ये काम हो रहा है। तो एक तो ये अहम केसेस आजकल चांदी की स्मगलिंग के बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट में चल रहे हैं। दूसरा वसीका नवीसों के बहुत ज़्यादा केस चल रहे हैं। फेक रजिस्ट्रियों का एक भरमार हुआ कमिश्नर साहब ने इस पर नोटिस लिया, कमिश्नर साहब ने लिया था, आपके नॉलेज में है। मजमूई तौर पर 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो नामजद हुए। रोज़ाना अभी भी वसीका नवीसों की पकड़ धक्कड़ है, उसमें जो सब रजिस्ट्रार के खिलाफ भी एंटी करप्शन में इंक्वायरी हो रही है। कल भी एक वसीका नवीस को गिरफ्तार किया गया है। तो उनकी ज़मानतें हाई कोर्ट में जो है वो चल रही हैं, किसी की प्री अरेस्ट है। ये जो रजिस्ट्री वाला केस है, ये बहुत बड़ा एक केस है रजिस्ट्री ब्रांच का, जिसके ऊपर कमिश्नर साहब ने खुद जो है वो इसका नोटिस लिया था। कुछ मालियाती कुछ अंदाज़ा लगाया गया कि कितने लोगों के साथ नुकसान हुआ कुछ, ताकि हमें मॉनिटरी पता चले ना कि इसका केस है, हुजूम कितना। सबसे लोगों का नुकसान तो नहीं हुआ इसमें, सबसे ज़्यादा नुकसान स्टेट का हुआ है। बिल्कुल। होता क्या था कि किसी की वैल्यू प्रॉपर्टी की जो है 1 करोड़ पे है, तो वहाँ शो की जाती थी 20 लाख, उसमें टैक्सेस की जो है वो बचत की जाती थी। जो सरकार के खाते में टैक्स जाते थे, जो एफबीआर ने जिसका तयन करना होता था, एफबीआर का नुमाइंदा ना होने की वजह से जो है वो सारी सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया। और मिली भगत से वहाँ पे जो बैठे हुए वो जो तहसीलदार होता है, जो सब रजिस्ट्रार होता है, जिनको पार्स दी गई हैं आप इंतकाल की रजिस्ट्री की, उनके साथ ये मिली भगत हो रही होती थी। और उसमें जो नुमाइंदा होता था वसीका नवीस, जो ये बनाता था केस और आवाम को भी यानी सरकार को वो करता था, और करप्शन भी हो रही थी, फ्रॉड भी। सही। तो इसमें ना अरबों रुपए की है, अभी इस पे चल रहा है। इसके ऊपर जो है वो तफसीलन जो है वो प्रोग्राम के अगले हिस्सों में जाके इन सारे केसेस पे तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। बायोमेट्रिक वाले इशू पे आपने बात की। एक और जो आजकल मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया से जो लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे वो वाकिफ़ होंगे, केस है कि एंटी करप्शन की कार्रवाई की गई, तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए एक पुलिस अफसर की जेब में से निकला। उसकी क्या डिटेल्स हैं, उस पर भी ज़रा बताइएगा। हाँ बिल्कुल, एंटी करप्शन की बहुत कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कल की मैं बात कर रहा हूँ, CEO है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का इकबाल खान, उस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, और एक सब इंस्पेक्टर को जो है वो मौके पे जो है वो अरेस्ट किया गया। इस पे तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करते हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे इमरान साहब से ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये जो एंटी करप्शन की कार्रवाइयाँ चल रही हैं शहर में, उस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं, तो हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग माहर साहब से जो इस वक्त कोर्ट्स में अहम केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। उसी के साथ साथ उन्होंने एंटी करप्शन की कार्रवाइयों के बारे में बताया कि इस वक्त पूरे शहर में एंटी करप्शन की कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। कुछ सब इंस्पेक्टर हजरात को पकड़ा गया, कुछ मेडिकल के हेल्थ प्रोफेशन में कुछ ऑफिसर्स को जो है वो पकड़ा गया। तो उन्हीं की डिटेल्स आप बता रहे थे, मैं चाहूँगा सर उस पर तफसील बता दीजिए। डायरेक्टर एंटी करप्शन इस वक्त जो है बशार नबी साहब हैं। मैं समझता हूँ नो डाउट कि उनकी एफिशिएंसी पे कोई शक नहीं किया जा सकता।
मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक अभी फाल हुए थे, वो ऑनलाइन लोगों को जाके अद्वियात शहरियों को फराहम करना एक बहुत अच्छा मंसूबा है। लेकिन इतनी अफसोसनाक बात है कि वो अद्वियात आपके बलूचिस्तान में फ़रोख्त हो रही थी। पंजाब से यहाँ से लोधरा पे एक ये एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया वहाँ के हेल्थ ऑफिशियल्स पे, और मुल्तान में उसकी जो कार्रवाई है वो चल रही है। इसी तरह एंटी करप्शन की दीगर कार्रवाइयों की जिसमें सरकारी अफसरान मुलविस होते हैं। आपको वसीका नवीसों की बात की, रेड हैंडेड जो है वो पकड़ने का पकड़ धक्कड़ का सिलसिला जारी है। इवन के सीईओ तक के लोगों को उन्होंने मुकदमे में शामिल कर लिया। तो ये पीछे हमने देखा कुछ अरसे में 2-3 सालों में इतना वो एंटी करप्शन जो गैर फाल नजर आती थी, या वो लोग पकड़े जा रहे थे बिल्कुल जो लो लेवल है, चौथे स्केल के हैं। तो अब हमने देखा कि दोबारा जो इन एक्शन नज़र आ रही है। पुलिस ऑफिशियल की एक वीडियो वायरल है परसों से कि उसको मौके पे पकड़ा, वो वीडियो बनी, उसकी जेब से वो, बल्कि मैं तो उसके हवाले से बताऊं, कोर्ट में ही हम खड़े थे उनमें बिलाल शुबा साहब आज हमारे साथ आए हुए हैं। थे और वो जो पुलिस मुलाजिम है उनके ये वकील थे। अब ये बातें कि कहाँ तक सच है झूठ है, ये खुद ही वो बिलाल साहब, आप एक जिनको एंटी करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की तरफ से आप पेश हो रहे हैं। देखें जी, हम राइट है जी, बिल्कुल राइट है, तो और नो वन शुड बी कंडेम्ड टू हार्ड। बिल्कुल किसी को भी आप करना है, आप उन्हें सुने। और जैसा आपने इनोसेंट बिफोर आपने एक सवाल किया, जैसे बात ट्रैवल करती है तो चेंज हो जाती है। आपने सवाल किया जी 1.5-2 लाख रुपए उससे निकले, 1.5-2 लाख नहीं थे एज पर द कंटेंट ऑफ एफआईआर, और जो रिकवरी है 20,000 थे, 20,000 रुपीज जी। और उसमें 3 कैरेक्टर हैं। एफआईआर आप देखिएगा, एफआईआर 04/26 है, तो एंटी करप्शन में हुई। उसमें असलम नामी, सलीम नामी एक कंप्लेनेंट है। उसने कहा जी, उसने 3 करैक्टर का बताया। उसने पहले कहा जी इसमें एक खिजर है, उसको मैंने 30,000 रुपये रिश्वत दी थाना बीदैड वाले को। अब अपने वो उसको गैस वाले सिलेंडर की उसकी शॉप है, तो वो एक बार ब्लास्ट हुआ, फटा, तो उसने कहा ये मुझसे रिश्वत लेते रहे इस काम की बाबत। उस पर फिर कहता है कि इन्होंने एक बंदा पकड़ा 12 लाख रुपए लेके, एसएचओ ने उस बंदे को 12,000 रुपये लेके उस बंदे को छोड़ दिया। फिर वो कहता है जो ये मदर अब्बास है, जो सब इंस्पेक्टर है, जिसको रेड हैंडेड उन्होंने पकड़ा, वो उस टाइम ड्यूटी पे था। ड्यूटी क्या कर रहा था? गश्त पे था, उसकी ऑफिशियली गश्त थी। उस गश्त पे था, जो उसने 20,000 रुपये दिए उसको, वो खुद कंप्लेनर बता रहा है कि इसने मुझसे एसएचओ के लिए लिए। अच्छा, वो 20,000। कल मैं उस रिमांड में पेश हुआ, पहला रिमांड था, हालांकि पहला रिमांड होता है कोर्ट से। जब मैंने कोर्ट को कन्वेंस किया, पूरा ये बताया, पूरी स्टोरी बताई, पूरी मिसल बताई, और उसके बारे में बताया कि वो ड्यूटी था। और दूसरा वो कहता जी एक मुकदमे में ये मुझे बेगुनाह करने के लिए, उसकी तफ्तीश के लिए मुझसे पैसे ले रहा था। तो वो तो उस मुद्दई उस मुकदमे में तफ्तीशी नहीं है, तफ्तीशी कोई और है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें हो रही है। ट्रायल केसेस को वैसे भी नहीं डिस्कशन करनी चाहिए। कर दिया, आज हम उसकी बेल दायर करेंगे, फिर बेल हो जाएगी, उसका रिमांड देखते हैं जी। लेकिन ये चले खुशाइंद है कि एंटी करप्शन जो है वो फाल नजर आ रहा है, उसके जो है वो कार्रवाइयां चल रही हैं। बहरहाल दिस इज अंडर ट्रायल केस, और इसके ऊपर जो है वो मैं इतनी ज्यादा कमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए कि जब तक कोर्ट जो है वो उसके ऊपर कोई फैसला नहीं दे देती। हमारे इमरान साहब जनाब, हम लोग बायोमेट्रिक, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, एंटी करप्शन से पहले हम लोग जब केसेस के बारे में बात कर रहे थे, अच्छा आप ही थे जो बता रहे थे कि यार ये बड़ा बायोमेट्रिक्स को लगाना, और इसकी वजह से केसेस का हुजूम जो है वो कम होगा, बोझ जो है वो कोर्ट्स के ऊपर कम होगा। जो सबसे बड़ा एक मसला है कि केस के ऊपर तारीखें होती हैं, लेकिन वकला हजरात ने अब इसी के खिलाफ केस कर दिया बायोमेट्रिक के खिलाफ, उसकी क्या डिटेल्स हैं? देखिए तामा, 2 पोर्शन है आपके क्वेश्चन के जवाबात के। उसमें पहला ये है कि इसको खुशाइंद करार दिया गया था। अब हुआ क्या कि मैंने या किसी ने किसी के ख़िलाफ़, ए ने बी के ख़िलाफ़ एक केस दायर किया है, और केस 4 साल चला है और वो डिग्री हो गया है। अदालत ने इम्प्लीमेंटेशन की है। जब इम्प्लीमेंटेशन के लिए टीम वहाँ पहुँची है, वहाँ पे अमला पहुँचा है, या तो उसने कहा ये तो केस मैंने जो है दायर ही नहीं किया था। जब उस बंदे तक पहुँचे हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं जो 4-4 साल 5-5 साल चलते रहे, और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो आगे पता चला कि ये तो केस था ही नहीं, ये तो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस बंदे को मरे हुए 5 साल हो गए हैं, और ये 2 साल पहले किसने दायर कर दिया। पहले क्या होता था कि किसी का भी केस जो है उसके नाम से फाइल करते के जाली उसके दस्तखत करके, और इस तरह से बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे पर कुछ % जो है ये केसेस, जब ये केसेस कोर्ट्स में पहुँचे, जब हाई कोर्ट में, तो बड़े परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो गई। इस पे जैसे कि वक्त की तब्दीली के साथ नई जिद्दत आ रही होती है, और ये फ़ैसला हुआ कि बायोमेट्रिक कर दी जाए।
जो बंदा केस फाइल करेगा उसका ऑनलाइन थंब वो थंब होगा, उसकी पूरी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद वो फाइल होगा। क्योंकि मैं तो आपकी ऑनलाइन बायोमेट्रिक नहीं कर सकता, बिल्कुल। ना कोई किसी की कर सकता है। तो ये तो हमारा नादरा का एक सिस्टम है, उसके साथ अटैच कर दिया गया और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1 माह से कर दी गई है। अब इशू ये है, यहाँ तक तो बात है बिल्कुल ठीक है। अब इशू दूसरा शुरू हो रहा है। हमारे पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके आईडी कार्ड नहीं बने हुए, बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग हैं 50 ईयर के बाद या ज़्यादा मेहनत करने वाले जिनके हाथ की जो लकीरें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। कल का मैं एक केस आपको बताऊं, मैं वहाँ पे रिपोर्ट कर रहा था, देख रहा था। एक खातून है, उसको अगवा किया गया मुल्तान के थाना शाहशमा से, उसको सिंध ले जाया गया है, 8 महीने रखा गया है, प्रेग्नेंट हुई हैं, एबॉर्शन हुआ है। उसके बाद वहाँ से वो किसी तरह कॉल करती हैं और यहाँ से लोग जाते हैं, उनको उसके फुर्सा ले आते हैं भी मैं इस जगह पे हूँ। यहाँ आके वो केस फाइल करने के लिए जब पहुँचती है तो उसका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। तो अब क्या हुआ, पहले फ्रंट डेस्क पे जाती हैं, फ्रंट डेस्क पे एप्लीकेशन देती हैं, एप्लीकेशन उनकी रिसीव हो जाती है, उनको वो फ्रंट डेस्क की रसीद मिल जाती है। वो लेके जब कोर्ट में पहुंचती हैं तो इन्होंने बायोमेट्रिक का कहा। अब बायोमेट्रिक उनका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। अब क्या होगा, कोर्ट में 2 ऑप्शन थी कि या तो किसी वारिस के ज़रिए से बायोमेट्रिक करवा के केस फाइल कर दिया जाए। जब कोई मुद्दाई तब्दील होगा, थाने में एक एप्लीकेशन है, इधर किसी और कोई वारिस बनेगा, तो फिर क्या होगा, पूरा केस ख़राब हो जाएगा। उन्होंने कहा आप जाएं नादरा जाके पहले अपना आईडी कार्ड बनवाएं, उसके बाद जो है हम ये करेंगे। अब वो नादरा पहुंच जाती हैं। उन्होंने कहा कि आप अपना कोई सनद वगैरह ले आएँ, सनद नहीं है। अम्मी अब्बू को ले आएँ, अम्मी अब्बू में वो कोई डेथ है, डेथ सर्टिफिकेट ले आएँ, डेथ सर्टिफिकेट अभी बनवाया नहीं है। बहुत से हमारे रूरल एरियाज़ ऐसे हैं, इन चीज़ों को अपग्रेड नहीं किया जाता इस सिस्टम को। अब वो 10 दिन हो गए हैं इसमें। 10 दिन एक जब खातून आती है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम है ज़्यादती का, तो मेडिकल जो है आपको पता है 72 घंटे के अंदर मेडिकल वैलिडिटी है, वो आपका ख़त्म हो गया। जब तक बायोमेट्रिक नहीं होगी, अदालत आर्डर नहीं देगी, तब तक पुलिस जो है उसको वो नहीं करती, एक्नॉलेज नहीं कर रही। पुलिस कहती है पुराना केस है, कोर्ट के आप आर्डर लेके आएँ। तो ये ना शटलकॉक बनी है, पूरा केस ख़राब हो रहा है। एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है। अब इसके हट के मिसलिनियस का न्यू केस दायर करने से पहले तो चलो आप बायोमेट्रिक करा देते हैं, वेरी गुड है। आपका कोई गवाह आएगा, बायोमेट्रिक 200 रुपये, बाहर से कराएंगे तो 300 रुपये, अदालत से कराएंगे तो 200 रुपये फीस रख दी है। आपका कैदी जेल में है और उसकी जमानत दायर करनी है तो उसका भी बायोमेट्रिक होगा। अब जेल में जाने वाला तो ओरिजिनल ही जाता है ना जेल में, फेक लोगों को तो नहीं भेजा जाता, आपके सामने ही है, ओरिजिनल लोग ही जेल में होंगे ना। तो वहाँ पे भी यानी कि हमारे इस जुडिशल सिस्टम को भी आपने या हमारे थिंक टैंक्स ने रेवेन्यू सिस्टम बना दी है, जिस तरह अरबों रुपए चलान जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स कर रही है, तो ट्रैफिक कंट्रोल का निज़ाम भी देख लें और चलानो, यानी वो भी रेवेन्यू सिस्टम। अब हमारी एक कोर्ट्स थी, अच्छा ये बल्कि बिलाल शुबा साहब बैठे हैं, मजीद इसको बेहतर समझेंगे। जो कैद में होता है, स्टेट की जिम्मेदारी है उसके पैसे भरना, स्टेट का काम है, 1 रुपए की टिकट भी नहीं लगती होती, उसका लॉयर अपॉइंट करना, उसकी जमानत करवाना ताकि कोई बेगुनाह अंदर ना पड़ा रहे सारी जिंदगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। बायोमेट्रिक में मिसलिनियस कोई भी एप्लीकेशन देंगे उसमें भी बायोमेट्रिक होगी। तो इतना इस सिस्टम को नोटिस कर दिया गया है। अब क्या है, रियाजुल हसन गिलानी है साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार के, उन्होंने 500 लॉयर्स ने अपने जो है वो थंब इम्प्रेशन दिए और एक्विजिशन डिस्ट्रिक्ट बार में दी है और पंजाब बार काउंसिल में भी दी है कि आप खुदारा ये जुल्म ना करें कि केस जो है लोग फाइल, मैंने शुरू में एक बात की कि जहाँ 1000 केस फाइल हो रहा था 200 हो रहा है। अब ये कहते हैं वो फेक तो सारे नहीं थे, फेक तो परसेंटेज पॉइंट में कुछ थी। तो अब क्या है कि लोगों को इतना लेंथी बना दिया गया प्रोसेस को कि हर बंदे ने आना है जिसका आईडी कार्ड नहीं है, कोई अंडर एज है, कोई इस तरह है। तो ये तो इसको जो है वो पूरा मैंने ब्रीफ आपको बता दिया। ज़रूरत है। शहबाज साहब, आपसे हम एक केस डिस्कस कर रहे थे जो आजकल लोगों के ऊपर बड़े मिथ्स भी हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, क्या ये लॉ बन गया है, जिस पे आपने कहा कि आप ये अभी सिफारिशात हैं, ये अभी लॉ नहीं बनाया गया। तो मैंने आपसे सवाल किया था कि ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है लोअर कोर्ट्स के लिए, उसको ज़रा तफसील बता दीजिएगा कि कब प्रेसिडेंट सेट होता है और कब प्रेसिडेंट सेट नहीं होता। क्या इस केस को जो है वो आगे चैलेंज भी किया जा सकता है या चैलेंज कर दिया गया है? अभी इस वक्त सूरत हाल क्या है? पूरा केस तो आपने समझा दिया ना, तो आगे अब होगा क्या वो ज़रा बताइए। अब मैं एज ए होल सबको बताता चलूँ, ये सोशल मीडिया पे ऐसे एक
मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें और फेक इंफॉर्मेशन कह लें इसको, ये केस सिर्फ इसी केस पे इतलाक करता है, ये किसी और पे इतलाक इसका नहीं है। और ये केस में जज साहब ने सिफारिशात दे के रिमांड किया है कि आप इन चीज़ों को देखें, फिर ट्रायल कोर्ट उसमें दोबारा ट्रायल करेगी, इन चीज़ों को देखेगी, मद्देनज़र रख के फिर जो है वो डिग्री करेगी। सही। तो ये रिमांड हुआ है केस, ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये किसी और पे इतलाक नहीं करता। इसके बाद देखें पार्लियामेंट प्रॉपर थ्रू अपर हाउस वो लॉ बनाएंगे, जो है लॉ बनाएगा और इसको देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ देखेंगे। और दूसरा जैसे हमारा इस्लामिक मुल्क है, इसमें फेडरल शरीयत कोर्ट भी है और उलमा भी है, ऑलरेडी हक़ुल महर का भी है, इस जजमेंट में भी है जो कुरान का है वो रेफरेंस दिया गया है, सूरत बकरा का दिया गया है, बाकी सूरतों का दिया गया है रेफरेंस, उसके मुताबिक जो है लेजिस्लेशन जज साहब ने भी इसमें लिखा है कि ऑलरेडी कॉलम 18 हमारा हक़ुल महर वाला ये मौजूद है। अब उन्होंने सिफारिशात में ये लिखा है कि 18A कॉलम होना चाहिए, जिसमें ये लिखना चाहिए वो अंडरटेकिंग दे हस्बैंड कि मैं जो वो प्रॉपर्टी बनाऊंगा ड्यूरिंग मैरिटल लाइफ में, तो वो मैं हाफ देने का पाबंद हूँ। अच्छा, ये जो सिफारिशात हैं जज साहब की तरफ से, वो ज़रा बता दीजिएगा कि वो सिफारिश उन्होंने क्या क्या दी। एक तो कुछ शिकें तब्दील करने की बात की गई है निकाहनामे में, उसके अलावा उन्होंने क्या क्या कहा है? उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, ऑलरेडी ये लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, लोगों को पता नहीं है। डावरी एंड ब्राइडल गिफ्ट रिस्ट्रिक्शन एक्ट है 1976 का, उसमें ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो घर की वो कोई बनाएगी या कोई ऐसी चीज़ मैरिटल लाइफ में वो बनाएगी तो वो डावरी आर्टिकल में आता है। ओके। तो डावरी आर्टिकल में है कि कल को डिवोर्स होती है तो वो लेने के हकदार है। ठीक, सही। और फर्दर जो है हमारे जो हमारा निकाहनामा है उसमें कॉलम 13 से 16 तक वो भी हक़ुल महर के हैं। तो 18A कहते हैं जी डाला जाए, या 18 में लिखना चाहिए कि जी अंडरटेकिंग लेनी चाहिए हस्बैंड से कि वो जो हाफ प्रॉपर्टी है वो देने का पाबंद हो। ठीक है। अच्छा, निकाहनामे के ऊपर जो जितनी भी ये शराइत होती हैं, अक्सर औक़ात हमारे यहाँ ये भी एक मसाइल है ना कि ख़ातून को पढ़ाया भी नहीं जाता या पहले से ही क्रॉस कर दिया जाता है, तो इस तरह के मसाइल भी मौजूद हैं। अगर पहले से ये तय कर लिया जाता है कि यार ये सारी चीज़ें जो हम पे इतलाक़ नहीं होती, हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये कानून बन जाता है और उसके बाद फिर सिफारिशात भी मान ली जाती हैं, और उसके बाद निकाहनामे में जब आप ख़ातून खाना के साथ बैठे हैं, उनकी फैमिली के साथ बैठे हैं, तो तब ये सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती, तो तब भी इनका इतलाक़ होगा या नहीं होगा? फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मानी गई हैं, सारी शराइत मानी गई हैं, कानून भी बन गया है। देखें जी, अब जो कॉलम होता है ना, ये जो निकाह रजिस्ट्रार होते हैं, इनकी अब ट्रेनिंग भी हो रही है। मैं भी इस ट्रेनिंग में जाता हूँ, उनको वकला जो है ट्रेनिंग देते हैं, उनको बताया जाता है कि ये सारे कॉलम आपने फिल करने हैं, कोई भी ऐसा कॉलम नहीं छोड़ना, अगर वो छोड़ते हैं तो वो कानूनन जुर्म है। तो जब ये हो जाएगा तो अगर फिर इसकी कोई वायलेशन करेगा तो कानूनन फिर जुर्म होगा, उसके खिलाफ FIR होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें जो जज साहब की सिफारिशात हैं उसमें हाउस वाइफ का भी जिक्र किया गया है। पहले क्या है, हाउस वाइफ को हक़ महर और अगर उनकी कोई और स्टिपुलेशंस होती हैं हक़ वो तो दिया जाता है, इसके अलावा कानून है कि हाउस वाइफ के वैसे राइट्स क्या क्या हैं? देखिए, उसमें वो लिखते हैं कि एक वर्किंग लेडी होगी, उसने खुद अर्न किया, घर से कोई चीज़ बनाई, और दूसरा होगी घरेलू, ये दोनों पे इतलाक उन्होंने कहा है, और दोनों पे भी है और दूसरा स्पाउस पे भी है। अब मैं अगला वही सवाल, अच्छा चले अभी मैं दोनों वाला क्लियर कर देता हूँ। ये दोनों पे है, घरेलू और कमाने वाली वर्किंग लेडी और हाउस वाइफ, दोनों पे है। दोनों पे क्यों है? जो कमाने वाली है खुद अपने अर्न करके, जैसे इस केस में था जी, उसने डाउन पेमेंट भर के उसको अल्टस गाड़ी ले दी 5 लाख रुपए, तो वो कहता वो मेरी है, तो वो कहती जी मैं भी इसकी हकदार हूँ। अब जो वर्किंग लेडी है वो घर की कोई चीज़ बनाती है तो वो उसकी ये नहीं है कि वो डावरी, इस केस में भी ऐसे हुआ। वो क्योंकि एयरफोर्स में थे, वो सामान इसलिए नहीं लेके गई कि हम शिफ्ट होते हैं, ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह में, क्या लेके अपने डावरी आर्टिकल लेके, वो फिर शादी के बाद वो खुद कमाती थी, अपने घर की चीज़ें बनाती रही, इस्लामी के पैसे खर्च किए, तो उसकी हकदार थी। मैं अब दूसरी चाहूँगा, ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं चाहूँगा इस पर जरा तफसीलन फिर बात कर लेते हैं, क्योंकि तो आपको समझाना पड़ेगा कानून जो है वो कहता क्या है, जज साहब की सिफारिशात क्या हैं, तो फिर तफसीलन फिर गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बिलाल साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, बिलाल शहबाज साहब से, उनसे मज़ीद जो है उसी मौजू पर जो है गुफ्तगू करते हैं। जनाब, अब ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि हाउस वाइफ्स और जो वर्किंग वुमेन है उन दोनों पे इसका इतलाक़ हो रहा है, इसमें जो स्पाउसेस का लिखा गया है वो उसका क्या मतलब है कि खातून भी फिर मर्द को दे सकती है या इक्वल उनके राइट्स हैं? इस पर भी थोड़ा सा तफसील बता दीजिए। जज साहब ने सिफारिशात लिखी हैं, इसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया है
कि ये स्पाउस पे होगा, दोनों पे होगा। अगर सपोज वर्किंग लेडी है या हाउस वाइफ है, कोई हस्बैंड कोई चीज़ बनाता है या वाइफ भी बनाती है, वो मैरिज इंटैक्ट थी, उसी दौरान दोनों इकट्ठे थे, तो वो कोई चीज़ बनाती है तो वो भी हस्बैंड जो है वो भी लेने का इंटाइटल है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें जो विरासती इनहेरिटेंस है मर्द की, वो भी फिर बीवी को देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी उसका हक है, लेकिन इसमें तो मैरिज होने के बाद की बात की जा रही है। जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोगों को अभी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोग बड़े वो है कि हमें ये लॉ पास होता है तो क्या क्या होगा, जो उसकी इनहेरिटेंट होगी, प्रॉपर्टी होगी, वो लेने की हकदार नहीं है। अगर वो डिवोर्स लेती है, खुला लेती है या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सिंपल करती है, तो वो जो मैरिज के दौरान जो पीरियड है उसमें जो कोई जायदाद बनाता है तो वो हाफ देने का पाबंद होगा, अगर ये लॉ पास होगा। अच्छा, अब इसमें एक टेक्निकल चीज़ ये है जनाब के इनहेरिटेंस को बेच के पैसे आते हैं, उस पैसे से जायदाद ली जाती है, थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन फीमेल से ले ली जाती है, तो इट गेट्स अ बिट टेक्निकल कि अब जो प्रॉपर्टी बन रही है शादी के दौरान ही बन रही है, लेकिन वो पैसा जो है वो कहाँ से इस्तेमाल हो रहा है, कुछ अपनी जेब से भी लगाया जाता है, कुछ वालिदैन की तरफ से आपको जो इनहेरिटेंस आती है उसमें लगा के बनाया जाता है। लोग तरक्की तो फिर ऐसे ही करते हैं। इसमें ज़रा बता दीजिए। देखिए जी, ये जो आप बात करें डेट इज मैटर ऑफ एविडेंस। जब कोई क्लेम करेगी वो अपनी एविडेंस देगी कि इस दौरान इसने ये प्रॉपर्टी बनाई, वो अपनी एविडेंस देगा कि ये मुझे जो प्रॉपर्टी जब मैंने बनाई है इनहेरिटेंट है, मेरी विरासत में ये प्रॉपर्टी है। ये जब एविडेंस का मैटर होता है। ठीक है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह के जो केसेस हैं उसको बड़ा प्रोएक्टिवली भी देखा जा रहा है लोगों के, फिर एक सर्टन लोगों की तरफ से एक रद्द-ए-अमल भी आता है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल जो कोर्ट्स की कार्रवाइयाँ चल रही हैं बहैसियत वकील, आप किस तरह देखते हैं कि ये सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? जो हमें यके बाद दीगरे कुछ पिछले दिनों में हम जिस तरह की जो जजमेंट्स कोर्ट्स की तरफ से आ रही हैं, फीमेल सेंट्रिक जजमेंट्स आ रही हैं, ख़वातीन के हकूक़ का ख्याल रखा जा रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि कोर्ट्स जो है उसका ख्याल रख रहे हैं। तो ज़रा बताइएगा कि आप एज अ वकील, एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। हमारा पुराना लॉ है। अब देखिए 1961 में हमारा लॉ है, इससे पहले ये निकाह नामा तहरीरी नहीं था। 1961 में ये लॉ आया, फैमिली मुस्लिम एक्ट 1961, उसके तहत ये रिटर्न होने लगा निकाहनामा। इससे पहले शरीयत के मुताबिक शरई निकाह होता था, सिर्फ ओरल होता था। तो जैसे ये लिटिगेशन है मॉडर्न दौर के, फिर इसके बाद निकाहनामे में हलफनामा डाला गया, और होना भी चाहिए क्योंकि पुराना लॉ है, नए तौर तरीके, नए मसाइल आ रहे हैं सामने, उसके मुताबिक नई अमेंडमेंट्स होनी चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। ये साइलिन के लिए भी बेहतर है। और अब आजकल जितने इस जजमेंट में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि कोई भी डिवोर्स लेडी है उसको तो फ्यूचर तबाह हो गया कि वो उसके पास तो कुछ भी ना आया, तो जो अब हक महर में भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वो उसने अपनी लाइफ अगर 10-15 साल उसके साथ गुजारे हैं, तो उसने तो कुछ उसके पास अगर निकाहनामे में नहीं लिखा हुआ, हस्बैंड ने अपने नाम चीज़ें करवा ली शादी के दौरान, तो उसको घर से बाहर निकाल दें, वो कहाँ जाएगी? तो उसके राइट जो है वो प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं और करने भी चाहिए। लेडी आप देख रहे हैं रिसेंटली जितने भी पंजाब गवर्नमेंट है या ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट है, वो ऐसी लेजिस्लेशन कर रहे हैं। और ये लेजिस्लेशन हम ऐसे नहीं करते, ये जो हमारा लॉ है ये भी हमने अडॉप्ट किया हुआ है इंग्लिश लॉ। और अब जो हम कर रहे हैं, जैसा आपने भी इसमें रेफरेंस दिया कि इन कंट्रीज में ये लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मॉडर्न दौर के मुताबिक लॉ अमेंड भी होना चाहिए, लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन के भी अब मॉडर्न तरीके आ गए हैं। अच्छा, इसमें स्पाउस का क्योंकि लफ्ज़ जो है वो शामिल किया गया है, तो इसमें एक जैसे अभी आपने बात की कि मर्द अगर खातून से अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम सारी करवा लेता है, इसमें एक और मसला है कि शादी होती है उसमें खातून जो है वो मर्द से कहती हैं तो मेरे से मोहब्बत नहीं करते, ये प्रॉपर्टी जो है वो वाइस वर्सा है ना, दोनों तरफ किया जा सकता है, तो वो उधर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराई जा सकती है। फिर अगर कोई पहली शादी है, पहले से है, या दूसरी शादी हो रही है, उसमें भी ज़रा बताइएगा कि ये जो जज साहब की सिफारिशात हैं वो किस तरह इंप्लीमेंट होती हैं। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि किस पे लागू होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लॉ है उसमें डिफरेंस है, अगर खातून खुला लेती है तो किसी और तरह मनी डिवाइड होगा, और अगर डाइवोर्स दिया जाता है तो फिर किसी और तरह मनी डिवाइड होगा। तो तीनों को तरह तफसीलन बता दीजिएगा। इस केस में भी ऐसे था कि उसने खुला भी ली, और पहले ये होता था कि जनरल जैसे बात होगी कि अगर वो खुला लेगी तो हक पर विड्रॉ करेगी, तो इसमें उन्होंने ये बात नहीं की। चाहे वो खुला लेती है या सिंपल डिवोर्स लेती है, वो हस्बैंड ने जो मैरिज के दौरान जो अपने एसेट बनाए हैं वो हाफ लेने की इंटाइटल होगी, ये सिफारिशात है। चाहे या सिंपल डिवोर्स ले
या फिर वो डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला ले, तो दोनों में वो इंटाइटल होगी। खुला में क्या होता था कि वो कहते थे कि आप हक बैर अपना जो है विड्रॉ करें क्योंकि आप डिवोर्स ले रही हैं, खुला ले रही हैं, तो इसमें ये सच नहीं है। उसका राइट है, वो खुला भी ले सकती है, और ये भी राइट अगर अमेंडमेंट हो जाती है, अगर कानून पास हो जाता है, ये भी राइट होगा, हाफ ले सकती है। इस पे ये शर्त नहीं होगी कि खुला केस में नहीं ले सकती। ठीक है। अच्छा, इसमें ज़रा रद्द-ए-अमल बता दें। एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन की तरफ से आया होगा, उलमाए कराम की तरफ से इसको किस तरह देखा जा रहा है? क्या वो देखते हैं कि जो हमारा इस्लामिक लॉ है उसके ख़िलाफ़ ये कोई बात की जा रही है? उनको लगता है कि ये ठीक है। आप तक बातें तो कुछ ना कुछ पहुँच गई होंगी, वो ज़रा समझना चाह रहा हूँ। देखिए जी, जैसा आपने बड़े अच्छे तरीके से इसमें कुरानी आयत भी मेंशन की है, जब ये बिल पास होगा, जब ये बिल बनेगा, ये लॉ बनाने लगेंगे, लेजिस्लेशन होगी, तो डेफिनेटली हमारा इस्लामिक मुल्क है और हमारे इस्लाम में कंसेप्ट दिया हुआ है हक़्क़ुल मैन का, और उसमें बताया हुआ है, पूरा ज़ाब्ता हयात बताया गया। उसको जस्ट उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, कानूनी शेप देनी है। उसको बताना है कि जी एक उसमें कॉलम दे देना है निकाहनामे में, जैसा आपने भी अपनी सिफारत में लिखा कि 18A जो है कॉलम दे के उसमें अंडरटेकिंग ली जाए कि जस्ट जो मैं मैरिज के दौरान जो एसेट बनाऊंगा वो हाफ लेने की होगी। इस पर जब बैठेंगे तो इस पर ये डिबेट है। हमेशा लॉ जो है वो पार्लियामेंट में भी डिबेट होता है, कोई लॉ बिल पेश होता है तो इस पर डिबेट होनी चाहिए, इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन भी आएगी और इस फैमिली लॉ में, और इस पे बेहतरी आएगी इसमें, और लेडीज़ का भी ओपिनियन लेना चाहिए और जेंट्स का भी लेना चाहिए, ताकि उनका भी जो है जो उनके मर्द डेलिब्रेशन होनी चाहिए, उसके ऊपर बैठ के डिस्कशन होनी चाहिए। पार्लियामेंट का काम ही यही है कि उन्होंने बैठ के उसके ऊपर डेलिब्रेशंस करनी है, डिबेट्स होनी है, और उसके बाद फिर ये कानून जो है वो बनाया जाएगा। मैं ज़रा मार इमरान साहब की तरफ आना चाहूँगा। मैं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे जो रिपोर्टर हजरात हैं वो बता रहे थे कि अब इस साल 2026 में मुल्तान शहर को दुनिया के तो तरक्की याफ्ता ममालिक के जो बड़े बड़े शहर होते हैं वैसा शहर बना दिया जाएगा। हम क्या उस रास्ते पे चल रहे हैं तो सही स्पीड से चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ये ज़रा बताइए। देखिए, हमेशा खामियों की भी निशानदेही मैं करता हूँ एज अ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट रिपोर्टर, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा हूँ। मैं वसीम सादिक को देखा था और तब मैं मीडिया में नहीं था, उस वक्त मैं स्टडी कर रहा था, और उसके बाद आमिर करीम खान को मैं देख रहा हूँ मौजूदा कमिश्नर मुल्तान। आमिर करीम खान की मैं बात करूं तो हमेशा मुझे लगता है कि अब ये याद रखा जाएगा। लगता क्या है कि हम मिसालें देंगे, बच्चे के नाम मैं आपको बताऊं, जैसे वो जी पानी पी लीजिए। आमिर करीम खान साहब की बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि आजकल जो हो रही है हमें बातें सुनने को मिलती हैं, लोगों हर किसी को पता है काम किस तरह किया जा रहा है। हमने मुल्तानी कॉर्नर बनाया 2 दिन पहले, हमने जाके उसको विजिट किया। पार्क्स की सूरत हाल देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की देख लें, मुल्तान विहाड़ी रोड देख लें, आप मुल्तान एवेन्यू देख लें, ब्रांड रोड देख लें, ब्यूटिफिकेशन देख लें। जिस टाइम वो आए थे अदालत में, पहले दिन अदालत लगी तो उस अदालत में जो है वकला का सालीन का रश नहीं था। इस पे जो है वो तफसीलन दोबारा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो मुल्तान की जो डेवलपमेंट हो रही है और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया किस तरह काम कर रही है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग माहिर इमरान नवाज़ साहब से गुजारिश की थी हमने कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जो कार्रवाइयाँ हैं उसके बारे में ज़रा बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, हमें नज़र आ रहा है ग्राउंड पर काम होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ लूप होल्स जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं, तो उसके बारे में ज़रा बता रहे थे हमारे साहब, ज़रा तफसीलन बताइएगा। मैं बता रहा था कमिश्नर मुल्तान के लिए ब्लेसिंग है। अच्छा, उनकी अम्ब्रेला के नीचे मुल्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और ये हमेशा सदियों ये याद रखा जाएगा। पहले दिन वो आए, उनकी मंगल के जो कोर्ट्स होती हैं तो कोर्ट में वकला तादाद नहीं थी, ये वो एक रूटीन थी कि भाई के पेशी पे पेशी साहिल आते थे, पेशी हो जाती थी। लेकिन आज की कोर्ट जो उनकी हो रही है भरी होती है वकला के अंदर, क्योंकि वो फैसले हो रहे हैं। ये अदालती वार की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने एक हफ्ते में 2 दिन पार्क्स के रखे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, ब्यूटिफिकेशन की बात की। एक अच्छी बात उनकी खुद जाते हैं और वो आप चले जाएं, मैं चला जाऊं, बैठते हैं और वो सजेशन देते हैं, बताएं मैं मुल्तान के लिए क्या करूं। यकीन करें कि वो ऐसे बंदे हैं कि कोई भी आप सजेशन देंगे और वाकई वो फलाह बहबूद की है तो वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इसकी आप तरक्की देख सकते हैं। और अल्लाह करे कि ये और रहें यहाँ पे और देखें कि जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स है, मुल्तान विहारी रोड को आप ले लें, ब्रांड रोड जो है वो कंजस्टेड होता जा रहा था, उसके ऊपर जो है वो काम नजर आ रहा है। उस पर मजीद भी गाहे बगाए हम लोग आपको भी लेते रहेंगे, दीगर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उसके ऊपर हमें आगाह करते रहते हैं। जनाब, कोर्ट्स को आप क्योंकि बड़ा ज़्यादा कवर कर रहे होते हैं,
उसके ऊपर आते हैं। बेलफ के बारे में ज़रा बताइएगा कि 4-4 दिन बच्चों को जो है वो पुलिस अपने पास रख लेती है, उसके बाद बेलफ पहुंचने वाले होते हैं, उसके बाद उसी टाइम पे कहा जाता है कि हम तो अभी पकड़ के लेके आए हैं। ये क्या हो रहा है, क्या माजरा है, थोड़ा सा समझा भी दीजिएगा टेक्निकली जिम्मेदारियाँ किसकी क्या क्या हैं। देखें, जिनके पास अख्तियार हैं वो शुतर बेमहार हैं। इशू ये है कि मैंने अभी इसको मैं बताऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सिंध असम्बली में हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट इकरार हसन साहब पिस्टल लेके पहुंच गए थे। ये देखें, सिक्योरिटी आपकी सही नहीं है और उस पर FIR हुई कि इसने अंदर क्यों ये दिखा रहा है। मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं पॉइंट आउट करना है और मैं ही फिर जो है मोर्द इल्ज़ाम ठहराऊंगा। इस पे हम बात कर लेते हैं। जितनी जिद्दत आ रही है उसका तोड़ आ रहा है। सही, ठीक है, हाई कोर्ट्स ने बहुत ज़्यादा रूलिंग दे दी, चीज़ें बता दी जजमेंट्स में कि आपने किस तरह से वो करना है। कोई भी बच्चा बड़ा पुलिस जब अरेस्ट करती है किसी भी उस केस में तो 24 घंटे के अंदर अदालतों में पेश किया जाता है, करना होता है, ज़रूरी है। अब होता मजिस्ट्रेट के सामने ताकि रिमांड हो, और रिमांड का मकसद ये है कि जो आपने उनसे छानबीन करनी है, इंक्वायरी करनी है, ड्यूरिंग रिमांड करें। लेकिन होता क्या है, थानों में पुलिस ले जाती है 10-10 दिन 12-12 दिन उनको अंडर कस्टडी रखती है, जो गैर कानूनी कस्टडी में। उसके खिलाफ 491 अदालत में बेलफ की कार्रवाई होती है। उसको बरामदगी के लिए अदालतों में जो है वो केस फाइल होता है और अदालत बेलफ मुकर्रर करती है और बेलफ वहाँ पहुँचता है और उनको बाजियाब कराता है। अब अफसोसनाक सूरत हाल तो हम ये मैं बताऊँ, मुल्तान में जो मैंने जो सर्वे किया है 99 केसेस में जब बेले वहाँ पहुँचता है 10 दिन से बंदा अंडर कस्टडी होता है तो उसी दिन उसकी बंदी डली होती है, उस पर मुकदमे में वो नामजद किया होता है और कहते हैं ये आज ही हम ले आए थे, ये सुबह हमने नामजद कर दिया। यानी कोई ऐसी उनके पास जादू की वो छड़ी है कि उसे पता चल जाता है कि आज बेलफ ने आना है और आज ही मैंने जो है वो कर दिया है। मैं किसी ऑफिशियल के पास बैठा था तो उन्हें मैंने कहा कि अब OTP आ गया बयान हल्फी ऑनलाइन, तो मैंने उन्हें कहा कि ये OTP में ना बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है, अब तरीका गवर्नमेंट ने ये किया है फेक ना बने ये वो। तो उन्होंने कहा कि जो बयान हल्फी लेने वाला होगा या जिसके बहक में होगा दोनों के पास उसके मोबाइल में पासवर्ड जाएगा, वो बताएंगे तो फिर जाके वो जनरेट होगा। अब क्या, मैंने कहा कि आपका उस ऑफिशियल को कहा कि मैं निकलवा दूँ बयान हल्फी, आपका ID कार्ड नंबर मुझे बता दें, आपके पास वो भी नहीं आएगा और मैं लेके आ जाऊंगा, आपकी ज़मीन का मैं मुआहदा कर लूँगा। उन्होंने कहा ले आए। फिर मुझे वो इकरार हसन साहब वाली बात याद आ गई कि कल जो है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी है और मुझ पर भी होनी है कि ये उसमें शामिल था। ज़ाहिर बात है बयान हल्फी फेक हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ये आपका ऑनलाइन जो सिस्टम शुरू किया है वो फेक बहुत से तरीके ऐसे हो गए हैं, बेलफ के पहुंचने से पहले ही वो ऑनलाइन अपग्रेड कर देते होते हैं। जब वो पहुंचता है कभी लाइट चली जाती है थाने की, कहीं बैठा हुआ बंदा पुरानी डेटों में उसको अपडेट कर देता है। तो मैनुअल रजिस्टर भी एक होता है। तो ये सारा कुछ जो है ना वो जिद्दत जितनी आ रही है मैनुअल, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट पे हमेशा हमने बात की है कि जिस पे 10 मुकदमे हैं वो लोग पैसे देते हैं और वो डिलीट हो जाता है, मुकदमे डिलीट करा लो, वो भी एक ऑनलाइन सिस्टम है। और उसके पे थाना चालक में एक FIR भी हुई है, एंटी करप्शन में जो है इंक्वायरी भी चल रही है कि पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा मुल्तान में ये उनकी ज़मानत भी लगी और उस ज़मानत में भी हमारे फाजिल दोस्त बैठे हुए हैं एंटी करप्शन के ज़्यादा केसेस में। एंटी करप्शन के केसेस तो यानी कहने के जितनी फिर बिलाल साहब को जिद्दत हो रही है, मेरा सजेशन ये है अकाउंटेबिलिटी हो, ऑडिट हो, उसके चेक एंड बैलेंस हो, ये सारा लोगों के हकूक वायलेट हो रहे हैं। 2 नंबर चीज़ें वैसे आ रही हैं, 2 नंबर चीज़ें जो है वो वैसे आ रही हैं। जनाब बहुत अच्छा मशवरा है जनाब का महार इमरान नवाज साहब का कि बहुत खुशाइंद है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इससे ही आपको जो ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं वो आती है, लेकिन जहाँ पर कुछ लूप होल्स हैं उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिसकी निशानदेही आपने बड़ी तफसीलन जो है वो कर दी। बिलाल शहबाज खान साहब, लास्ट हमारे पास कोई 30 सेकेंड्स है, मैं चाहूँगा अगर आप इस केस के हवाले से या इन जनरल कोई अपना कोई पैगाम देना चाहते हैं वो प्लीज़ दे दीजिए। देखिए, ये जज साहब ने जो सिफारिशात लिखी हैं ये बहुत ही खुशाइन है। इन पे लेजिस्लेचर को सोचना चाहिए और इसमें अमेंडमेंट लानी चाहिए। औरतों के हकूक़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो बेचारी बेघर हो जाती है और जिसको हस्बैंड डिवोर्स लेके निकाल देता है, उसके पास घर जाती है, जब पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या भाई शादीशुदा हो जाता है तो वो कहाँ जाए। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है हस्बैंड ने अपने नाम की होती है तो उस प्रॉपर्टी में भी उसको शेयर मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो डिवोर्स को एक बड़ी बुरी चीज़ जो है समझा जाता है और वो ख़वातीन के जो है वो पूरे घर हम जो है वो देखते हैं कि तबाह हो जाते हैं। थैंक यू सो मच बिलाल शहबाज खान साहब, आप हमारे साथ
आज प्रोग्राम में हिस्सा बने और बड़ा तफसीलन हमने इस जजमेंट को डिस्कशन की। अगर कहीं पर कोई चीज़ मिस भी हो गई है तो हम उसके लिए माज़रत खाएँ, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इसके ऊपर तफसील गुफ्तगू की जाए और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें जो मेटिकुलसली हमने बात की उसको समझ भी आई होंगी। महार इमरान नवाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। आप हमारे साथ जब भी प्रोग्राम में हिस्सा बनते हैं तो हम बहुत कुछ ज़ाती तौर पर मुझे बहुत कुछ है वो सीखने को मिलता है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए गेस्ट के साथ। तब तक अपने मेज़बान का इंतज़ार कीजिएगा। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। इसी के साथ साथ आजकल जो आप लोग सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट दी गई है, उसके ऊपर हमने डिस्कशन की। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने कुछ नए मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है। उन मौज़ूआत पर जाने से पहले और गेस्ट के तारुफ पर जाने से पहले हमारे साथ हमारी जो रिपोर्टर रोही TV हैं अलिशबा साहिबा, वो हमें वेदर की सूरत हाल बताने के लिए तैयार हैं। आज ज़रा जान लेते हैं कि वेदर किस तरह का शहर का। जी अलिशबा, क्या सूरत हाल है जी वेदर की? जी, अगर आज के मौसम की बात की जाए तो सुबह सवेरे से ही आसमान पर बादलों और सूरज की आग मचोली जो है जारी है। सुबह सवेरे जो है ठंडी हवाएं भी चली, जिसकी वजह से मौसम जो है खुशगवार हो गया और महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम जो है तब्दील तो हो रहा है। इसके साथ साथ शाम में जो है ये बादल आपको नज़र आ रहे हैं, बरसने का भी इम्कान बताया गया है और अगले 4 दिन तक मौसम इसी तरह से जुज़वी तौर पे अबर आलूद रहेगा। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो मौजूदा टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और कम से कम जो है 18 रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा 32 तक जाने के इम्कानात भी बताए गए हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मौसम जहां 4 दिन तक आपको इस तरह मिलेगा, बादलों और सूरज की आँख मचोली जारी रहेगी, यानी मौसम जो है अच्छा रहेगा, हवा भी चलती रहेगी ठंडी, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार रहेगा। मगर 4 दिन के बाद मुल्तान शहर में जो है गर्मी भी बरसेगी, यानी इस महीने जो शहरी हैं मुल्तान की गर्मी के लिए भी तैयार हो जाए। ये टेम्परेचर जो 32 तक जा रहा है, ये 42 तक भी जा सकता है। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है शहरियों को गर्मी की भी नवीज़ सुना दी गई है। इसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन का ये कहना है क्योंकि मौसम तब्दील हुआ है, एकदम से पहले गर्मी आई थी और एक दोबारा से मौसम में तब्दीली देखी गई है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखने के हवाले से भी ख़ास तौर पे कहा गया है कि डिहाइड्रेशन के जो मसाइल हैं वो शहरियों को ना हो, तो पानी का इस्तेमाल बल्कि साफ़ पानी का जो इस्तेमाल है वो यकीनी बनाने का कहा गया है। इसके साथ साथ जो है स्कूलों के बाहर जैसे आपने देखा होगा जो ठेले लगे होते हैं, ख़ास तौर पे उस पर फोकस किया जा रहा है कि बच्चे जो गंदी चीज़ें निकल के खाते हैं उनको हटाने के हवाले से भी हदायत जारी की गई है, क्योंकि जैसे ही मौसम तब्दील होता है उमूमन देखा गया है कि बीमारियाँ जो हैं वो जल्दी जन्म लेती हैं और इन चीज़ों की वजह से जो है ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 4 दिन तक जो है मौसम यूँ ही खुशगवार रहेगा, तो आपने अगर मौसम को एंजॉय करना है तो इन 4 दिनों में कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच अलिशबा साहिबा। और नाज़रीन, जिस तरह अलिशबा कह रही थी कि अगर मौसम को एंजॉय करना है, ये जो खुशगवार मौसम है इसमें सिर्फ अब हमारे पास 4 दिन रह गए हैं, उसके बाद गर्मी वैसी बरसेगी जिसके लिए मुल्तान जो है वो मशहूर है। तो 4 दिन रह गए हैं। मेरे दोस्त अहबाब या जो मुझे रिश्तेदार सुन रहे हैं, अगर आप मुझे पकौड़ों की और चाय की दावत पर बुलाना चाहते हैं तो जनाब आप मुझे अभी तक बुला सकते हैं। अब हम ज़रा मार्केट्स का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है, क्या क्या प्राइसेस हैं, क्या उन नर्ख पे जो तय किए जाते हैं उन पर आवाम को चीज़ें मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही। तो सलमान ज़मीर साहब हमें इसके बारे में आगाह करेंगे। जी सलमान साहब, क्या सूरत हाल है मार्केट की? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया कोई भी कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आ रही। रोज़ाना की बुनियाद पर जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट जारी होती है वो महज एक कागज़ का टुकड़ा जो है वो साबित हो रही है और शहरी जो है वो महंगे दामों सब्जियों और फल खरीदने पर मजबूर हैं। बात करते हैं, चलते हैं सब्जियों और फलों की, तो महंगे दामों जब सब्जियों और फल फ़रोख्त किए जाते हैं तो उसका डायरेक्ट असर जो है वो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद पर पड़ता है। और जहाँ पर एक शख्स ने किलो चीज़ लेनी होती है तो वो आधा किलो पर फ़ोकियत जो है वो करता है, जबकि हक़ ये बनता है कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो महंगाई करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ करे। आज का सरकारी नरखों की बात करते चले तो सरकारी नरखों में आलू का रेट 15 रुपये, अदरक 265 रुपये, पालक 30 रुपये और बैंगन जो है वो 65 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। मगर मार्केट के अंदर आलू जो है वो 30 रुपये, अदरक 350, पालक जो है 50 और बैंगन 80 रुपये फ़ी किलो तक जो फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी नरखों में प्याज और टमाटर का आज सरकारी नर्ख 55 रुपये है, तोरी जो है वो 140 रुपये, सब्ज़ मिर्च जो है वो 65 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। मगर मार्केट के अंदर प्याज 70 है,
तो टमाटर जो है वो 80 हैं और तोरी जो है वो 160 रुपये, और जबकि सब्ज़ मिर्च जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो तक जो है फ़रोख्त की जा रही है सरकारी निर्खनामे में। खीरे का रेट जो है वो 30 रुपये, गाजर 45 रुपये और देसी लहसुन 155 रुपये मुख्तस किया गया है, मगर मार्केट के अंदर खीरा जो है वो 50 रुपये, गाजर 80 रुपये और लहसुन जो है 180 रुपये फ़ी किलो तक जो फ़रोख्त हो रहा है। सर इसी तरीके से बात करेंगे फलों की, तो आम शहरी के लिए इस वक्त फल ख़रीदना भी ख्वाब बन चुका है, जबकि सरकारी निर्खों में फल जो है वो 5 से 10 रुपये फ़ी किलो सस्ता हुआ है, मगर जो महंगाई करने वाले अनासर हैं उन्होंने आवाम को कोई भी रिलीफ जो है वो नहीं दिया और वो महंगे दामों ही फल जो है वो बेच रहे हैं। अमरूद का रेट जो है वो 130 रुपये हुआ है, जबकि कल तक 140 रुपये था। अनार 600 रुपये, स्ट्रॉबेरी 155 रुपये मुकर्रर किया गया, पपीता 170 रुपये फ़ी किलो जो है वो मुकर्रर किया गया, मगर मार्केट के अंदर अमरूद 200 है, अनार 650 है, स्ट्रॉबेरी 300 और पपीता जो है वो 250 रुपये फ़ी किलो तक जो फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी निर्खनामे में तरबूज का रेट आज 85 रुपये, कल तक जो 100 रुपये था। चीकू 215 रुपये है, खरबूजा 75 रुपये, किन्नू 205 रुपये और गर्मा जो है वो 110 रुपये है, जबकि मार्केट के अंदर तरबूज और गर्मा जो है वो 150 रुपये, चीकू 300 रुपये और खरबूजा 100 रुपये और किन्नू जो है 250 रुपये फ़ी किलो तक जो फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी निर्खनामे में सेब का रेट 5 रुपये सस्ता हुआ है और 395 रुपये हो चुका है और लोकाट इस वक्त आ चुके हैं जी। मौसम तब्दील हो रहा है तो नए फल की एंट्री भी हुई है। लोकाट जो है वो इस वक्त 215 रुपये फ़ी किलो उसका रेट मुकर्रर किया गया और केले जो है वो 200 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। ब्रायलर चिकन की बात करते चलें तो 570 रुपये ब्रायलर चिकन का रेट है और अंडे जो हैं वो 220 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ मुयस्सर कार्रवाइयाँ करें ताकि शहरी सस्ती और मियारी सब्जियाँ और फल जो है वो ख़रीद सकें। जी थैंक यू सो मच सलमान ज़मीर साहब, बड़ा तफसीलन आपने मार्केट की सूरत हाल से हमें आगाह किया है। नाज़रीन, जिस तरह सलमान साहब बता रहे थे कि वो जो ख़ुद साख्ता महंगाई है इसका कला कमा करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो सरकारी निर्ख रेट तय करते हैं, जो सरकारी निर्ख हमें नज़र आते हैं, उन पर चीज़ें नहीं फ़रोख्त हो रही और ये जो अनासर हैं जो ख़ुद साख्ता महंगाई कर रहे हैं इनको जो है वो एप्रीहेंड करने की ज़रूरत है, इनको गिरफ़्तार करने की ज़रूरत है और वो जो पीरा फोर्स बनाई गई थी इसी के साथ साथ जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको फ़ाल होने की ज़रूरत है और अपनी जो ज़िम्मेदारी हैं वो सर अंजाम देने की ज़रूरत है। सॉरी नाज़रीन, अब अपने मौजू की तरफ चलते हैं। आज हमने ज़रा कोलेस्ट्रॉल के हवाले से गुफ्तगू करनी है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कैसे होता है और होम्योपैथी में इसका इलाज किस तरह मुमकिन है, क्या एक्सरसाइज से इसको कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अवान साहब, जो कि बड़े मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो सर। आपने बहुत शुक्रिया जी हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू जी, ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप रोही वाले जो है बुलाते रहते हैं और हम आ जाते हैं। सर, हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे जो मारूफ डॉक्टर्स हैं वो हमारे लिए आते हैं और जो नाजरीन हैं उनको कुछ ना कुछ मुफीद जो है वो मशवरे वो देते हैं। नाजरीन, इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़रहान जब्बार साहब, जो कि HC एक्सपर्ट हैं। अब ये HC है क्या, किस तरह की मार्केट प्लेस है, इसको किस तरह एक्सेस किया जा सकता है, इस तरह किस तरह प्रोडक्ट को हंट करना होता है और बेचना किस तरह होता है, और बेचने के साथ साथ अपनी जो प्राइवेसी है, अपनी सिक्योरिटी है, उसका ध्यान हमने किस तरह रखना है ताकि किसी स्कैम का, किसी फ्रॉड का हम जो है वो शिकार ना हो जाए। इस पर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करते हैं। इस मार्केट प्लेस को आज समझने की हम कोशिश करेंगे। फरहान जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया जी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी आपका बहुत शुक्रिया जनाब। मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अवान साहब। पहले ज़रा मौसम से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर अपने मौजू पे आएंगे। मौसम तब्दील हो रहा है जनाब, वो अलिशा साहिबा बता रही हैं सिर्फ 4 दिन हमारे पास रह गए अच्छे मौसम के, उसके बाद फिर ऐसी शदीद गर्मी आने वाली है कि फिर हमें लू भी लगेगी, तबीयतें भी ख़राब होंगी। तो क्या ध्यान रखना है? बात ये है कि ये तो मालिक लम्युज़ल का करम है हम पर कि उसने हमें 4 मौसम अता किए और अब हम जो है बाहर से गर्मी की तरफ जा रहे हैं। 4 दिन तो नहीं, शायद कुछ दिन और भी जो है ये ऐसा आपको मौसम मिले, लेकिन गर्मी से बचने के लिए एहतियात तो ज़रूरी है। जब ऐसा मौसम आता है तो इस मौसम में जो है वो मच्छर की भरमार हो जाती है, तो अपने बच्चों को मच्छर से भी बचाना है। आपने घर में जो है वो आप स्प्रे वगैरह करें, मच्छरदानियाँ बच्चों को लगा के दें। दूसरी बात ये है कि अपने घर के इर्द गिर्द देखें कि कहीं पानी खड़ा ना हो, और घर में भी जो आपके बर्तन हैं उनमें पानी नहीं होना चाहिए, या टब हैं उनमें पानी नहीं होना चाहिए, या गमले रखे हुए हैं तो उनमें पानी नहीं होना चाहिए। उसको इतने ही पानी दें जितनी एक ज़रूरत है,
क्योंकि अगर वो पानी फ्रेश खड़ा होगा तो वहाँ पर डेंगू का जो है वो भी परवरिश हो सकती है, अफजाइश होती है, और जब वो अफजाइश होती है तो डेंगू मच्छर जब काटता है तो वो इंतहाई ख़तरनाक जो है सूरत हाल इख्तियार कर जाता है, जिसमें जो है ना सिर्फ टेम्परेचर होता है बल्कि प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, और अगर वक्त पे उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो डेथ जो है हो जाती है। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर ये हैं कि घर के गमले, घर की चीज़ें जो है उन्हें पानी से महफूज रखें। इसी तरह बाज़ार और इर्द गिर्द के लोग जो है ख़ास तौर पे ये जो पंक्चर वाले हैं, ये अपने टायर ट्यूब जो है इनको ऐसी जगह पर महफूज रखें जहाँ पर उसके अंदर पानी की एसेस जो है ना हो और पानी से वो बचे रहें ताकि डेंगू मच्छर से बचा जा सके। अच्छा अब जनाब, जैसे हम अक्सर औकात ये बात कर रहे होते हैं कि ये जो ठंडे मौसम से जब हम जाएंगे गर्मियों की तरफ, या गर्मियों से जब हम ठंडे मौसम की तरफ आ रहे होते हैं, तब हमने कुछ ख़ास एहतियातें रखनी है अपने अंदर ताकि हमारी सेहत जो है वो ख़राब ना हो। देखिए जी, बात यह है कि जब ठंडे मौसम से गर्म की तरफ जाते हैं ना, तो सबसे आसान एक हल है कि अपने सर को ढाँप के रखें कपड़े के साथ, ताकि जब हीट की वेव्स बहुत तेज़ी से आती हैं और बदलती हैं तो हीट स्ट्रोक होने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से अगर आपका सर नंगा है और डायरेक्ट आप पर जो है सूरज की किरणें चल रही हैं और मुसलसल आप उस गर्मी के अंदर फिर रहे हैं, तो उसमें जो है वो आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, आपके जो दिमाग के अंदर पानी है उसकी कमी हो सकती है, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है, और उस हीट स्ट्रोक में जाने के बाद आपको हाई ग्रेड फीवर भी होता है, और उसके साथ जो है बहुत से फिर अलामात आ जाती हैं, जैसे गर्दन तोड़ बुखार है जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं वो हो जाता है, या आम भी बुखार हो तो उसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है गर्मी की वजह से। जो बंदा फिरता रहता है अपनी जवानी के जोम में और उसमें फिर पानी भी नहीं पिया यही सवाल करना चाहता पानी पीना चाहिए। अगर पानी पीता रहे और चेहरे पे और सर पे पानी भी मारता रहे तो उससे भी काफी पानी का इनटेक। और अभी यही सवाल मैंने अगला ये करना था कि कपड़ा रखने की आपने बात की, कुछ लोग जब बहुत शदीद जून जुलाई और अगस्त के महीने की जो हमारे पास लू पड़ रही होती है, गर्म होती है, उसमें गीला कपड़ा सर पर रखने का कहा जाता है। गीला कपड़ा रखना जरूरी है, लेकिन उसके साथ जो है पानी की इनटेक बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर घंटे बाद या आधे घंटे बाद आप पानी ज़रूर इनटेक करें, पानी पिएं, ताकि आपके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो और इलेक्ट्रोलाइट्स कम ना हो। ठीक जनाब, फरहान जब्बार साहब आपकी तरफ आते हैं। एटसी ये है क्या? एटसी कहते हैं हम किसको, मार्केट प्लेस है या कि कोई और प्लेटफॉर्म है, ज़रा इसको समझाइएगा। एटसी असल में ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, जैसे यहाँ से अमेज़ॉन है, ईबे है, इस तरह से एटसी दुनिया की 8वीं बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। ठीक, पहले नंबर पे अमेज़ॉन है, दूसरे नंबर पे ईबे है और फिर 8वें नंबर पे एटसी है। एटसी जो है ना, ये ऐसी मार्केट प्लेस है जो स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए है, जो बहुत कंसर्न होते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बारे में और कुछ यूनिकनेस चाहते हैं। ठीक। अच्छा, अमेज़ॉन पे, ईबे पे ये जो मार्केट प्लेस है, इन पे ना बहुत कुछ बिकता है, बल्कि यूँ कह लें कि सब कुछ बिकता है, मासेस के लिए है। मासेस के लिए। एटसी जो है ना, ये बेसिकली आर्ट एंड क्राफ्ट की मार्केट प्लेस है और हैंडमेड प्रोडक्ट्स की मार्केट प्लेस है। जैसे पाकिस्तान में अगर हम देखें, ब्लू पॉटरी मुल्तान से हमारी बहुत अच्छी यहाँ पे सेल होती है और ब्लू पॉटरी की अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे एटसी से मिलती हैं। हमारे पाकिस्तान के सेलर्स भी एटसी पर ब्लू पॉटरी सेल कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड और कंट्री से भी लोग हैं। तो एटसी बेसिकली ना एक बड़ी यूनिक मार्केट प्लेस है, करेक्टर्स मार्केट प्लेस हम इसको कह सकते हैं, कि जहाँ पर नीश प्रोडक्ट्स होंगे जो कहीं पर नहीं मिल रहे हो रहे, वो यहाँ पर मिलेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एटसी बेसिकली नीश बेस्ड मार्केट प्लेस है। एटसी पर ना आप एज अ ट्रेडर नहीं काम कर सकते, आप एज अ स्पेशलिस्ट काम करते हैं। स्पेशलिस्ट काम करते हैं। और जो स्पेशलिस्ट होते हैं किसी भी फील्ड के, अब जैसे एटसी ना 2 तरह से मशहूर है, एक इस पर फिजिकल प्रोडक्ट सेल होती हैं और एक उसको डिजिटल प्रोडक्ट सेल होती है। अच्छा, फिजिकल प्रोडक्ट्स में हमारे पास बहुत बड़ी वैरायटी है। पाकिस्तान से अगर मैं आपसे बात करूं तो 3-4 बड़ी कामयाब निशेज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेदर से बनी हुई प्रोडक्ट्स एटसी पर बहुत अच्छी सेल होती हैं। लेदर के जो मेकर्स पाकिस्तान में हैं वो बहुत अच्छे मार्जिन पे अपने प्रोडक्ट्स को एटसी पर सेल करते हैं। ठीक। सेकंड नंबर पे जेम स्टोन, पाकिस्तान में बहुत बिल्कुल रियल जेम स्टोन है और जेम स्टोन और जेम ज्वेलरी ये बहुत अच्छे प्राइस पे सेल होती है। उसके अलावा दमस्कस नाइफ्स, आपने सुना होगा वजीराबाद की बड़ी मशहूर प्रोडक्ट्स हैं दमस्कस नाइफ, जिस पे बड़ी खूबसूरत कार्विंग हुई होती है, वो बहुत महंगे दामों वहाँ पर सेल होती है एटसी पर।
उसके अलावा मुल्तान से ब्लू पॉटरी है, और इस तरह अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये होगी फिजिकल की इसके अलावा मतलब हमारा जो उसका टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान यू कैन सेल हैंडमेड प्रोडक्ट्स देयर, और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो नीश हैं ज़रा जो लोग पसंद करते हैं उस तरह की आप जो है सेल कर सकते हैं। ऐसे ही है। और डिजिटल डिजिटल में उसमें तो सर्विसेज आ जाएंगी। नहीं, डिजिटल में बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें हमें जो फिजिकल में कन्वर्ट होती हैं, लेकिन फिजिकल से पहले उसका डिज़ाइन बनता है। छोटी सी बड़ी इजी एग्जांपल देता हूँ, आपका विजिटिंग कार्ड जो बनता है, बिल्कुल ठीक, उसका पहले एक डिज़ाइन बनता है, ठीक है। वो जो डिज़ाइन है वो एटसी पर सेल होता है। इस तरह से इवन कि आप सीवी बनाकर बेच सकते हैं एटसी पर। तो लोग इवन के पाकिस्तान से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो सीवी डिज़ाइन करते हैं, सीवी के टेम्पलेट पाकिस्तान एटसी पर बेचते हैं। एटसी पर बेचते हैं, ठीक है। मतलब तो फिर सर इसमें और फिर फाइवर में और दूसरे जिधर अपनी स्किल्स दी जा रहे थे उसमें फिर फ़र्क क्या है? वहाँ पर भी तो यही हो रहा होता है कि मैं आपका प्रोडक्ट जो है वो बना के दे दूंगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई वीडियो शूट की हुई है तो उसको एडिट कर दूंगा या ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर दूंगा, तो वहाँ पर भी तो यही हो रहा होता है। अच्छा, अब देखें जब हम बात करते हैं, इसका जवाब दीजिएगा जनाब, अभी वक्त के ब्रेक है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, मैं चाहूँगा इसका तफसीलन ज़रा हम आपसे जवाब लें। नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, अपने मेज़बान का इंतजार कीजिएगा। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग एचसी के ऊपर जो है वो तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे। मैं चाहूँगा फरहान जब्बार साहब जो है वो मैं बता दें, मैंने आपसे एक सवाल किया था कि फाइवर में और फिर एचसी में फ़र्क क्या हो गया, जब क्योंकि इधर भी तो आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी स्किल दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मुझे ये काम आता है तो मैं आपको ये बेहतर करके दे सकता हूँ। असल में जब आप फाइवर या अपवर कोई काम करते हैं ना, तो आप किसी एक क्लाइंट को कोई एक काम करके देते हैं, ठीक, उस काम को आप रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपने एक क्लाइंट के लिए वो काम करके दे दिया। एटसी पर ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल सीवी का एक टेम्पलेट बनाया और वो आपने एक पर्सन को नहीं बेचा, आपसे अगर 100 लोगों ने भी वो टेम्पलेट परचेज कर लिया तो वो आपकी वन टाइम की एफर्ट थी और 100 टाइम्स वो सेल हो गया, तो आपका प्रॉफिट जो है ना वन टाइम की एफर्ट से 100 टाइम्स हो गया। और ये जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं ये वैसे भी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप एक दफ़ा कोई एक काम करते हैं और वो फिर आपका सालों चलता है और हज़ारों में बिक जाता है। तो ये फ़र्क है कि आप वहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर कोई अच्छा म्यूजिशियन है वो अपना म्यूज़िक पीस बना के दे देता है और उसको कॉपीराइट नहीं करता और उससे हर कोई जो है वो इस्तेफादा हासिल करता है, तो फिर उसको रॉयल्टी भी आती रहेगी और जो है वो बिक भी जाएगा। जी बिल्कुल, जितनी दफ़ा सेल होगा ना उतनी दफ़ा उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है कि वहाँ पे आपने हर क्लाइंट के लिए अलग से काम करके देना है। यहाँ पे आपने एक दफ़ा लिस्ट अपना काम डिस्प्ले कर दिया, उसको हम कहते हैं कि लिस्टिंग करना, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना। अब वो जितने भी बायर्स आते रहेंगे, देखते रहेंगे, आपका काम जो है ना, आपकी जो काम किया हुआ है वो आपका सेल होता रहेगा। और इवन के आप रात को सो भी रहे हैं तो रात को जी 8-10 ऑर्डर आ गए, आपको कुछ नहीं करना। तो दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ एटसी कि आप उस पर डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अच्छा जनाब, डिजिटल प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं, अच्छा कोई जो अमेज़ॉन और जो ईबे हैं या दीगर जो इस तरह की मार्केट प्लेस हैं, लोकल ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो उस में भी प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा है, दराज है और काफ़ी लोग जो है वो काम कर रहे हैं इस पर, वो कदरे ईजी हैं। अब जैसे आपने कहा कि इधर एक्सपर्ट्स ही सिर्फ काम कर सकते हैं, वहाँ पर तो आपने एक अपनी शॉप बनाई, डिजिटल मार्केट प्लेस बनाई, वहाँ पर अपनी चीज़ें लिस्ट की, वो जो बायर है उसके साथ डायरेक्टली आप इन कांटेक्ट है, उसको आपने बेच दी। इसमें और एटसी में क्या फ़र्क है? जब आप उसको एक्सपर्ट मार्केट प्लेस का कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं? देखिए, आपको कोई भी काम करना है, आपको काम सीखना है ना जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर सीवी बनाना है, अभी हम इस वक्त सीवी के एग्जांपल लेके चल रहे हैं जो कि डिजिटल प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो मुझे अगर सीवी बनाना आती नहीं आती तो मैंने क्या करूँगा, पहले सीखूंगा, ठीक, सीख के मैं उसका एक्सपर्ट हो जाऊँगा, एक्सपर्ट होकर मैं उस पर सेलिंग करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। फ़र्क ये है कि ये वाली मार्केट जो प्लेसेस हैं, जैसे दराज आप कह लें, अमेज़ॉन है, ईबे है, ये ट्रेडिंग मार्केट प्लेसेस हैं कि आपको यहाँ पर कुछ भी आपको मुनासिब पैसों में मिल गया, अच्छी क्वालिटी मिल गई, आपने बेच दिया। यहाँ पर आपने ना किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होना है। फॉर एग्जांपल मेरी स्पेशलिटी है ब्लू पॉटरी। अब मैं ब्लू पॉटरी की स्पेशलिटी या अगर नहीं है तो डेवलप कर रहा हूँ और फिर ब्लू पॉटरी ही बेचूंगा। फिर मैं ब्लू पॉटरी के साथ और चीज़ें नहीं बेच सकता क्योंकि मैं एटसी जो है वो नीश बेस्ड मार्केट प्लेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा परफ्यूम सेलर है और वो डिजिटल होना चाहता है और अपनी जो रीच है वो इंटरनेशनल मार्केट तक बढ़ाना चाहता है, वो अपने आप को एटसी के ऊपर रजिस्टर करेगा और वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट जो है सेल अपनी प्रोडक्ट सेल करेगा और फिर उससे परफ्यूम सेल करेगा, फिर सिर्फ परफ्यूम सेल करेगा। एक एटसी के शॉप पर सिर्फ परफ्यूम सेल करेगा। अच्छा, मतलब एक आईडी पे एक ही तरह का प्रोडक्ट सेल हो सकता है, एक ही तरह के प्रोडक्ट सेल, ठीक है। और इसको जो मार्केट प्लेस है इसको भी सीखने की जरूरत होती है या सिर्फ आप जिस तरह अपना लॉगिन एंटर करते हैं और उसके बाद फिर इस पे काम शुरू कर सकते हैं? नहीं, इसमें आपको कुछ सीखना पड़ता है क्योंकि मार्केट का कंपटीशन
कंपटीशन मार्केट का आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है कि आपके कंपेटिटर क्या कर रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके बाद आपको इसकी एसईओ करनी होती है, आपको इसकी लिस्टिंग में डिस्क्रिप्शन प्रॉपर देनी होती है, टाइटल प्रॉपर देनी होती है। इसमें सीखने को बहुत कुछ है। जितनी अच्छी आपकी लर्निंग होती है ना, उतना आपकी स्टोर पे सेल ज़्यादा आती हैं। ठीक है। अच्छा, एसईओ को बताइएगा कि इसकी एसईओ करना और जो डिफरेंट हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में जो हम एसईओ करना सीख रहे हैं उसमें डिफरेंस है, या ये वही एसईओ है, आपको अपना प्रोडक्ट जो है उसको बढ़ाना आना चाहिए, बेसिक्स वही हैं? असल में देखा जाए तो बेसिक सारे सेम है। एसईओ जो है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो हम जब डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे होते हैं तब भी हमारा टारगेट ये होता है कि हमने अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचना है। बिल्कुल, कीवर्ड्स के लिए हमने सर्च उसमें इंजन में हमने ऊपर आना है। सेम लाइक दैट एटसी में जब हम कर रहे होते हैं तो हम अब एटसी बाउंड हो गए हैं कि हम एटसी की मार्केट की प्लेस के लिए हमने सर्च इंजन में अपने आप को, अपने कीवर्ड्स को ऊपर रैंक करना है, हमारे तक स्टोर पर रैंक हो, मैक्सिमम लोगों को शो हो। तो बेसिक पर्पस वो है, सेम है। और इसमें भी हम एसईओ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं। एसईओ के कीवर्ड्स देख रहे होते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में डिफरेंट जो उसकी टाइप्स हैं, सारा कुछ। अच्छा जनाब, किसी भी ब्रांड को ये देखना कि ये कितना तरक्की कर रहा है, कैसी इसकी जो है लोगों में पजीराई किस तरह की है, उसमें हम उसका डिजिटल के ऊपर चेक करते हैं कि अगर हम उसको सर्च करें तो क्या वो ऊपर आ रहा है, टैग्स में आ रहा है, उसके रेटिंग किस तरह के हैं। अमेज़ॉन पे और ईबे पे, दराज पे इस पे बहुत काम करना पड़ता है कि आपकी रेटिंग बहुत अच्छी हो प्रोडक्ट की, जो जिस तरह के आप उसकी पिक्चर्स लगा रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी हो। एटसी में भी ऐसा करना पड़ता है, या आपको लगता है कि उसमें थोड़ा बहुत आपको जो प्लेटफॉर्म है वो भी हेल्प कर रहा होता है? देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बहुत हद तक आपको हेल्प करते हैं, बट इवेंचुअली इन प्लेटफॉर्म्स के पास ना कोई 5-10 सेलर नहीं होते, लाखों में सेलर्स होते हैं। ठीक है, अब जब लाखों में सेलर्स होते हैं तो उनके लिए, प्लेटफॉर्म के लिए वो लाखों सेलर इक्वल हो गए। अब सेलर्स का आपस में कंपटीशन हो गया। ओके, उन्होंने अपने उस कंपटीशन को कम्पीट करने के लिए अच्छे इमेजेस भी बनाने हैं, अच्छे टाइटल भी बनाने हैं, अच्छी डिस्क्रिप्शन भी बनाने हैं, प्राइस भी कम्पिटिटिव रखने हैं, सेल भी लगानी है, मार्केटिंग भी करनी, ऐड भी चलाने हैं। वो सारा एक प्रोसेस उनको सबको करना पड़ रहा होता है और सब अपनी इसी एफर्ट्स में लगे हुए होते हैं कि मेरे पास सेल ज़्यादा आ जाए। इवेंचुअली हमने सेल लेनी होती है, ठीक, सेल होगी तो प्रॉफिट होगा। अच्छा, एड्स लगाने की भी आपने बात की। अब अगर ये नीश मार्केट है तो एज अ परचेजर मैं जाऊँगा, मुझे जो चीज़ चाहिए मैं उसको सर्च करूँगा, टैब में खुद ही चीज़ें आ जाएंगी, तो इसमें ऐड लगाने का क्यों ज़रूरत पेश आती है? क्योंकि अमेज़ॉन पे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट सेलर्स हैं, उसमें से सर्च करने में आपको होता है कि यार, और फिर कुछ विंडो शॉपिंग भी हो रही होती है, वो एड्स भी अगर आपके सामने आ जाते हैं तो फिर आप उसको भी उस तरह भी बाय कर लेते हैं। असल में देखें, अमेज़ॉन पे आप कह रहे हैं कि बहुत सारी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हम नीच पे सेल कर होते हैं। अब जो कंपटीशन होता है ना, वो मेरा अपने साथ नहीं है। हाँ। मेरा कंपटीशन अब फॉर एग्जांपल मैं अगर ब्लू पोल्ट्री सेल कर रहा हूँ और ब्लू पोल्ट्री 1000 लोग सेल कर रहे हैं, तो 1000 के 1000 लोग ऑर्गेनिक के लिए कोशिश कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, लेकिन 1000 के 1000 लोगों को उतनी अच्छी सेल नहीं आ रही। तो बीच में एक कम्बिनेशन बनाना पड़ता है कि हमने सेल सेटअप भी करना होता है, 20% ऑफ दे दिया, 10% ऑफ दे दिया, बंडल ऑफर दे दी, ये सेल वाली एक्टिविटी हो गई। प्लस जब हम ऐड चलाते हैं, ये बेसिकली मार्केटिंग में आ जाता है। तो ऐड चला के भी हम अपने प्रोडक्ट को रैंकिंग में ऊपर लेके आ रहे होते हैं। अच्छा, जो डिफरेंट जो मार्केट प्लेसेस हैं उसमें ये होता है कि आपने अपना विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना होता है कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको मैं बेचूंगा, इस पर इतना मुनाफा होगा, फिर मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, फिर मैं एक और प्रोडक्ट ढूंढूंगा, फिर उसको बेचूंगा, फिर मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। अब क्योंकि ये एटसी जो है वो नीश मार्केट है, इसके ऊपर इस तरह प्रोडक्ट को ढूंढना वो किस तरह करना होता है, फिर लिस्टिंग किस तरह की जाती है, उसमें भी फ़र्क है, या जैसा मैंने सवाल पहले किया कि आपकी मार्केट प्लेस भी आपकी हेल्प कर रही होती है? देखिए, किसी भी जब आप मार्केट प्लेस में काम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको कंपटीशन मिल रहा होता है। अभी हमने फॉर एग्जांपल उसको ब्लू पोल्ट्री की एग्जांपल ली है, तो ब्लू पोल्ट्री को 1% सेल नहीं कर रहा होगा, 2% नहीं सेल कर रहे होंगे, हज़ारों में लोग ब्लू पोल्ट्री की प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। अब आपने विनिंग प्रोडक्ट पहुँचने के लिए ना, आपने प्रोडक्ट रिसर्च स्ट्रॉन्ग करनी है। अब ब्लू पोल्ट्री में फॉर एग्जांपल 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। ये अभी इधर आपके पास टेबल पे भी ये जो वो प्रोडक्ट, ये भी ब्लू पोल्ट्री है। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है, इसकी तरह से इसकी 100 में इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। मैंने ये देखना है कि किस प्रोडक्ट की डिमांड है, लेकिन अभी उसके सेलर्स कम है। मैंने इस गैप को तलाश करना है ताकि वो प्रोडक्ट बेचना मुझे आसान हो जाएगा और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा जनाब, ये ना इनबिल्ट स्किल्स भी होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से खुदादादी सलाहियत होती है। कुछ लोग जो है बिज़नेस की स्किल जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ले जाते हैं, कुछ जो है वो MBA करते हैं, BBA करते हैं, बेसिक्स जो है वो समझते हैं। अब चूँकि एटसी एक मार्केट है, इसके ऊपर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, लोग बिज़नेस कर रहे हैं, साल से नस्ल दर नस्ल बिज़नेस कर रहे हैं और सीख चुके हैं, मंझे हुए खिलाड़ी हैं। यहाँ पर मेरे जैसा नया प्लेयर जो आएगा उसको थोड़ी सी, आपको क्या लगता है कि पहले बेसिक्स ऑफ द बिजनेस भी सीखने की ज़रूरत है, कोई 2-4 साल किसी बिजनेसमैन के साथ बैठ के लगाए और उसके बाद फिर इस मार्केट प्लेस पर आए?
नहीं, उसको बिज़नेस की बेसिक्स आ जाएँ कि बिज़नेस होता क्या है, बिज़नेस कैसे करना होता है, बिज़नेस में मेन एक्टिविटीज़ क्या है। अच्छा, और उसके अलावा फिर हमने अगला जो पॉइंट जो करना है, जिस पे हमने मेन फोकस करना है, एटसी को प्रॉपर सीखना है। एटसी की प्रोडक्ट हंटिंग भी सीखनी है, एटसी की लिस्टिंग भी सीखनी है, एटसी पे एसईओ कैसे करनी है, ऐड कैसे चलाने हैं, सेल सेटअप कैसे करना है, शिपिंग टाइम कैसे करना है, उसकी प्राइसिंग को आपने किस तरह से कम्पीट करना है। आप एटसी को प्रॉपर सीख लें और बिज़नेस के आपको बिल्कुल बेसिक्स आते हैं। और लाजमी नहीं, जैसे आपने कहा कि 2-3 साल किसी बिजनेसमैन के साथ लगाएं, इतने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर बिज़नेस की आपको बेसिक्स आती हैं, प्लस आपने एटसी को प्रॉपर सीख लिया, तो आप एटसी में बहुत अच्छा काम कर ठीक है। अच्छा, अब बहुत अच्छा काम तो हम कर सकते हैं। जो आपको लोग सुन रहे होंगे, मेरे जैसे यूथ जो एक दूसरे को तरक्की करता हुआ देखती है, इंस्टाग्राम पे फोमो होता है कि यार वो इतनी तरक्की कर रहा है, मैं क्यों नहीं इतनी तरक्की कर रहा। तो उसके चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि यार मैं ये कोर्स सीख लेता हूँ, 4 दिन बाद मैं इलॉन मस्क बन जाऊँगा। एटसी पे भी ऐसा ही होगा? देखें, कोई भी मार्केट प्लेस हो, मतलब एटसी उनमें शामिल है मार्केट प्लेस में। इट्स नॉट अ क्विक रिच स्कीम। बिल्कुल। रातों रात अमीर होने वाली कोई बात नहीं है। एफर्ट करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट भी सम टाइम रिक्वायर होती है। और उसके बाद जो है ना, आपने एक पेशेंस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजीज के साथ, कंसिस्टेंसी से काम करना है। इन्वेस्टमेंट किस तरह है, अब स्टेप बाय स्टेप ना ज़रा समझेंगे कि एक शख्स है, मैं आज मेरा एक बिज़नेस है, पहले वेल एस्टेब्लिश भी है, यार मैं एक नया बिज़नेस सिर्फ ई कॉमर्स का ही स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। एटसी का प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए किस तरह यूज़ करता हूँ, इस पर ज़रा तफसील बात करते हैं। मैं ज़रा ज़िया साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। ज़िया साहब, कोलेस्ट्रॉल और होम्योपैथिक कोई इलाज है? होम्योपैथी में कोलेस्ट्रॉल का है, और फिर होम्योपैथी के बारे में तो ये भी बड़ा मशहूर है ना कि यार इसका कोई इलाज कोई नहीं होता, ये प्लेसिबो इफेक्ट है, आपको लग रहा होता है आपका इलाज हो रहा है, हो नहीं रहा होता। हाँ, मैं इसका आगाज़ जो है ना वो एक नए अंदाज में कर रहा हूँ कि हम तो फूल जैसे थे, आग सा बना डाला, हाय इस ज़माने ने क्या से क्या बना डाला। बात ये है कि मालिक अल-मुज़ल ने कुरान हकीम में फरमाया कि मैंने कोई ऐसी बीमारी नहीं भेजी जिसका इलाज ना भेजा हूँ। फिर दूसरी बात जो आपने कहा कि होम्योपैथी को प्लासिबो के साथ जो है वो ज़्यादा किया जाता है। सबसे पहले तो उन लोगों की ये इख्तरा है जो होम्योपैथी को पसंद नहीं करते, और उनके लिए मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि किसी इल्म को बुरा ना कहो। इल्म को इस्तेमाल करने वाला बुरा हो सकता है। होम्योपैथी बुरी नहीं, होम्योपैथ बुरा हो सकता है। एलोपैथी बुरी नहीं, एलोपैथ बुरा हो सकता है। तिब बुरी नहीं, तबीब बुरा। कोई भी इल्म बुरा नहीं होता, उसको इस्तेमाल करने वाला जो है वो, उनमें काली भेड़ें भी होती हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। तो ये एक सिर्फ शौकनों वाला एक है कि 2 शौकनें आपस में एक दूसरे का नक्श जो निकालती हैं, वो निकालने वाली बात है। वरना होम्योपैथी जो है वो एक ऐसा तरीका इलाज है कि वो मिनट्स में भी वर्क करता है, और इतना तेज़ी से वर्क करता है और बीमारी को दूर भगाता है कि हमारी सोच से भी बहुत दूर होता है। शर्त ये है कि आपकी डायग्नोसिस ठीक हो। डायग्नोसिस के बाद आपने जो मेडिसिन सिलेक्ट की है वो मेडिसिन सही सिलेक्ट की हो, और मेडिसिन सिलेक्ट करने के बाद वो जब आप देंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेगा और मरीज़ बहुत जल्द ठीक होगा। दूसरा आपका सवाल था कि क्या कोलेस्ट्रॉल का इलाज होम्योपैथी में है या नहीं है। तो तहम्मद साहब, होम्योपैथी में इसका इलाज इंतहाई आला है। सही। और बहुत अच्छा इलाज है। बैड कोलेस्ट्रॉल को जो है ये निकाल के एक तरफ फेंक देती है। सिर्फ 2-3 मेडिसिन मैं यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ कि अगर इस पे ज़रा तफसीलन फिर गुफ्तगू कर लेते हैं। होम्योपैथी को भी समझ लेते हैं और होम्योपैथी कोलेस्ट्रॉल का इलाज किस तरह करके उसको भी फिर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं। नाज़रीन, अभी वक्त एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग कोलेस्ट्रॉल और होम्योपैथी के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर आज हम ज़रा तफसील गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, और होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है उसके ऊपर भी जो हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अमान साहब जो हमें समझा रहे थे कि होम्योपैथी जो है वो प्लेसिबो नहीं है, उसमें इलाज मौजूद है। हाँ, तो बात ये है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। ये फैट्स हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, और जिस हद तक बॉडी को ज़रूरत है उस हद तक तो अगर हो तो वो नॉर्मल है। और अगर
हम जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से और बेइतदाली होती है, उनकी वजह से जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो उसको हमें चेक करने के लिए टेस्ट करवाने पड़ते हैं। और उसमें सबसे बड़ा टेस्ट जो होता है उसे लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL जो है उसकी रेशो आती है। तो HDL जो है वो तो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो अगर बढ़ता भी है तो वो हमें इतना नहीं ख़राब करता। लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जब वो बढ़ता है तो वो हमारी दिल की नालियों में जो है जाके रुक जाता है, फैट्स रुक जाता है और वो फिर हमारी सर्कुलेशन को जो है डिस्टर्ब करता है। तो उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं। एक मेडिसिन है एलियम स्टाइवा, वो हम मदर टिंचर में यूज़ करते हैं, वो उसको जो है डिसॉल्व कर देती है, साफ़ कर देती है। इसी तरह जो है कोलेस्ट्रीनम मेडिसिन है, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करती है। इस तरह कैक्टस है, करेटेगस है, ये दिल के जो है बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए हम दिल के टॉनिक इन्हें कहते हैं, कैक्टस और करेटेगस को। इसमें कॉजेज़ क्या हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के? अच्छा, और फैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल, सही, शराब नोशी हो सकती है, और उसके बाद सिगरेट नोशी हो सकती है, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बंदा एक्सरसाइज ना करे, वॉक ना करे, हर वक्त बैठा रहे और खाता रहे, ये चीज़ें, और हर हरामी की तरफ हो, सुस्ती हो, तो ये सुस्ती काहली जो है बंदे को लेके बैठती है कि खाता रहा और बैठा रहा और कोई बात नहीं अच्छा, करनी इसके है, कोई चलना इनिशियल करना जैसे नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करनी। मोटापा अगर आपको नज़र आ रहा है हल्का सा, तो फिर आपको ये अंदेशा हो सकता है कि यार हो सकता है कि शायद कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी में हार्ट की तरफ या कोई डिजीज़ तो नहीं होगा? ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोटा हो और उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि बहुत दुबले पतले होते हैं लेकिन शराब खोर बहुत ज़्यादा होते हैं और सिगरेट नोश बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ होता है, उनके लंग्स का प्रॉब्लम भी होता है। तो ऐसी सूरत में जो है फिर उनकी मेडिकेशन करनी पड़ती है, और उससे मेडिकेशन की जाए तो वो होम्योपैथी से ठीक हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो फिर बाईपास की तरफ, बाईपास तो बहुत आगे का मरहला होता है। अच्छा जनाब, अगर इनिशियल स्टेजेस में आपको पता चल गया है कि जी मेरा कोलेस्ट्रॉल शायद बढ़ रहा है या फिजिकल सिम्टम्स आपको इस तरह के आ रहे हैं, तो उसमें फिर एक्सरसाइज को ऐड कर दीजिए, डाइट चेंज कर दीजिए। एक्सरसाइज लाजमी है, उसके बाद परहेज़ लाजमी है कि उसमें गोश्त जो है वो बंद कर, बड़ा गोश्त और रेड मीट मुकम्मल जो है तकरीबन बंद किया जाता है, वाइट मीट की तरफ ले जाया जाता है। उसके बाद जो है ड्राई नट्स जो है वो खाए जाएं तो वो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को नहीं बढ़ाते। इसी तरह जो है जैसे ओलिव ऑयल है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, वो इस्तेमाल किया जाए। सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाए तो ये नहीं कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने देता। इस तरह तिल का तेल या नारियल का तेल जो है, इससे जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता है। सही। अच्छा, और ये नॉर्मलाइज करता है जनाब। इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका अगर हम सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी सबा साहिबा, तो मेरी वालेकुम सिस्टर हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने सर बताया हकीम साहब ने कि ये चीज़ें होती हैं तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज उसमें उनमें कोई ऐसी बात नहीं, यानी कि बैठी नहीं रहती, मतलब जो इन सब चीज़ें बताई ना हकीम साहब ने वो कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। अगर वही जो इन्होंने होम्योपैथिक की दवाइयाँ बताई हैं ये स्लो काम करेंगी या हमें एलोपैथिक की तरफ जाना चाहिए, और या हम लोग डाइट में क्या चीज़ लें जिससे हम लोगों का कोलेस्ट्रॉल जो है लेवल पर आ जाए? ठीक है, मैं सबा साहिबा आपका सवाल जो है वो समझ गया हूँ। जनाब रज़िया साहब वो ये पूछना चाह रही हैं कि वो पतली हैं, उस तरह की जो चीज़ें आप बता रही हैं वो भी उस तरह मौजूद नहीं है, काम भी करती हैं, लेकिन फिर भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो जाती हैं, लेकिन मसला ये है कि सबसे पहले आप किसी भी कंसल्टेंट से मिलें, वो एलोपैथ हो, वो होम्योपैथ हो या तबीब हो, और वो जो मेडिसिन रिकमेंड करे
वो आप दें। ये जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ ये एज सच सिर्फ मैं गाइड कर रहा हूँ कि ये मेडिसिन होती हैं, लेकिन इनको कब देना है, कैसे देना है, ये एक डॉक्टर ही देगा। उसको कंसल्ट कर लें, वो तजवीज़ करेगा तो उसके मुताबिक आप मेडिसिन। मैं यहाँ पर मैं भी एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि ये जो डिस्कशन हो रही होती है ये फॉर एजुकेशन पर्पसेस होती है। जो मैंने जो सवाल किया कि जनाब क्या इलाज मुमकिन है, तो उन्होंने उसका बताया कि हाँ जी इस तरह की दवाइयाँ हैं जिनसे इलाज किया जा सकता है, लेकिन कतई उसका मतलब ये नहीं था कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो दवाइयाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उसका फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। आपकी कंडीशन देख के उसके बाद ही आपका मॉलेज तय करेगा कि आपको कौन सी दवाई देनी है या नहीं देनी। हमारे यहाँ ये जो सेल्फ मेडिकेशन वाला एक मसला है, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और आखिरी स्टेज पर जाके हम जो है वो डॉक्टर से रुजू कर होते हैं, तब तक हमारा केस जो है वो ख़राब हो चुका होता है। तो सबा साहिबा आपसे भी यही गुजारिश है कि इसको इस्तेमाल ना कीजिएगा। ये दवाइयाँ जो बताई गई हैं आप जनाब से भी रब्ता कर सकती हैं या एलोपैथिक डॉक्टर से अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो उनसे कर सकती हैं, या आपके करीबी जिनसे भी आप चाहती हैं कि मैं अपना इलाज करूं तो उनसे कंसल्ट करने के बाद इलाज कराइएगा। ऐसे ही है जनाब? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जनाब, कोलेस्ट्रॉल की तरफ हम जो है वो कॉजेज़ के ऊपर बात कर रहे थे। आपने जो कॉजेज़ बताई, एक एग्जांपल हमारे पास वो कॉलर से भी आ गई कि उस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो इसके अलावा फिर क्या कॉज हो सकती है? जेनेटिक्स भी रोल प्ले करता है? जेनेटिक्स भी करता है जी। अगर कार्डिक इश्यूज जो है फैमिली में हैं तो वो आगे जाके बच्चों में भी हो सकते हैं। और जहाँ तक ये बात कर रही हैं कि ऐसी बात नहीं है, अगर जब पेशेंट डॉक्टर के सामने आता है ना और वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है और डायग्नोसिस करता है और उसके साथ जो है सवाल जवाब हो रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वही सामने आती हैं कि कहाँ पर जो है वहाँ पर गलतियाँ हो रही है। इसी तरह अगर कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल जो करते हैं, ये भी नुकसानदेह है। ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में बहुत बड़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। मजीद भी जो कॉजेज जनाब ने बताए, कोई ना कोई जनाब जिस तरह कहीं ना कहीं कोई चीज़ ज़रूर लाजमी होगी, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसका इलाज किस तरह किया जा सकता है, एक्सरसाइज और इनिशियल हमने क्या करना है, डॉक्टर तो इलाज बताएंगे ही बताएंगे, हमने अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है उस पर तफसील गुफ्तगू करते हैं। एटसी पे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग कोलेस्ट्रॉल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, मज़ीद भी उस पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मैं जनाब फरहान साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। हम लोग एचसी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। जनाब फरहान साहब ये बताइएगा कि एचसी का अब हम ज़रा स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। एक शख्स है जिसका जो दोनों स्किल्स, एक के पास हैं डिजिटल स्किल्स जो अपनी बताना चाहता है, डिजिटल प्रोडक्ट हैं वो अपनी बेचना चाहता है, दूसरे के पास एक चलता बिजनेस है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाहता है। दोनों के लिए स्टेप सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? दोनों के लिए इनिशियल स्टेप सेम होते हैं। जो अकाउंट एटसी का अकाउंट पाकिस्तान की डिटेल्स पर भी क्रिएट हो जाता है, तो एटसी का अकाउंट क्रिएट करने के स्टेप सेम होंगे। अच्छा, उसके बाद जब हम आते हैं प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर, तो वहाँ पे वो हमसे ऑप्शन पूछता है कि ये आप कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट करें, डिजिटल प्रोडक्ट है या फिजिकल प्रोडक्ट है। तो उसमें कुछ फीचर्स डिफरेंट हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप यूँ समझ लें कि 80% बिल्कुल सेम है, 20% डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, मैं चाहूँगा ज़रा स्टेप बाय स्टेप समझा दें कि आज मैं अपना प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करना चाहता हूँ, मुझे इनिशियली अब क्या करना चाहिए? मैंने सीख लिया एटसी है क्या, स्टेप बाय स्टेप ज़रा बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। इसमें आपने एटसी का अकाउंट पाकिस्तान से क्रिएट करने के लिए और एटसी पर सेलिंग करने के लिए आपको पेनियर का अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, बिल्कुल सेम डिटेल्स पे दोनों अकाउंट बने हुए हों, पेनियर का अकाउंट भी सेम डिटेल्स पर हो और जो आप एटसी का अकाउंट क्रिएट वो भी सेम डिटेल पर हो। उसके बाद आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है कि कौन सी विनिंग प्रोडक्ट तक पहुंचना है कि जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो और आपको उसकी सोर्सिंग भी इजीली मिल रही हो, या आप खुद अगर उसको प्रोड्यूस करें तो बहुत ज़बरदस्त बात है। और प्लस आपने ना एक बात का और ख्याल करना है कि आपने जब लिस्टिंग करनी है तो लिस्टिंग में आपने कंपेटिटर एनालिसिस लाजमी करना है कि आपके कंपेटिटर उसको किस तरह से बेच रहे हैं, क्या वो उनकी इमेजेस किस तरह की है, टाइटल किस तरह का है, डिस्क्रिप्शन कैसे बनाई है, कीवर्ड्स कैसे यूज़ किए हैं, वो आपने वो सारा करना है। तो आपने अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने प्रोडक्ट हंटिंग की, प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद आपने लिस्टिंग करनी है, लिस्टिंग करने के बाद आपने अब उसको एसईओ ऑप्टिमाइज करना है। अगर लिस्टिंग करते वक्त ही उसको एसईओ ऑप्टिमाइज कर दें तो वो भी ठीक है, पहले सिंपल लिस्टिंग कर लेते हैं बाद में एसईओ ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। ये दो प्रोसेस हर किसी की अपनी चॉइस होती है। उसके बाद फिर आपने मार्केट का एनालिसिस करते हुए अगर ज़रूरत है तो आपने ऐड चलानी है, सेल लगानी है, प्राइस कम्पिटिटिव रखनी है और अपने ऑर्डर का वेट करना है। और अपने ऑर्डर का जो है वेट करना है। मैं आपको यहाँ पे एक बात का और बताता चलूँ कि ईबे, अमेज़ॉन और बाकी जो मार्केट प्लेसेस हैं
उनके मुकाबले में एटसी पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है। प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि यहाँ पर आप एक तो नीश मार्केट है, देन आप क्योंकि स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट है, आपको तो पता लोग है आपको पे करना चाहते हैं, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट भी ये कर रहे होते हैं कि टॉप नॉच प्रोडक्ट मिलेगी और कुछ डिफरेंट मिलेगी, कुछ यूनिक प्रोडक्ट मिलेगी, और प्लस फिर आपको पे भी अब ये तो सारा हमने आइडियली बात करी ना, हमारे पाकिस्तानी कौम जुगाड़ो कौम है, वो कोई अगर आप इस तरह का कोई करते हैं फिर नाम भी ख़राब होता है आपका, कि आप नीश मार्केट में जाके कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच देते हैं जो आपने बताई कैसी है लेकिन वो फिर वैसी निकली नहीं। इसका मतलब है कि आप बिजनेस नहीं करना चाह रहे, आप वक्ती जुगाड़ लगाना चाह रहे हैं। तो एटसी मैं बड़ी स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि एटसी पे काम करने के लिए ना एक अच्छा स्ट्रांग बिजनेस माइंडसेट वाला बंदा काम करे, ताकि वो पाकिस्तान का नाम भी ख़राब ना करें और आप जैसे हम लोगों जैसे जो आना चाह रहे हैं इस मार्केट में, उनका भी नाम जो है वो ख़राब ना हो। जनाब ज़ियाउद्दीन नवान साहब, लास्ट हमारे पास कोई मिनट है, 2 से 3 मिनट। मैं चाहूँगा ज़रा कोलेस्ट्रॉल के ऊपर हमने गुफ्तगू कर तो ली कि हमारी अपनी गलतियों की वजह से ये बढ़ रहा होता है, अब इसको ख़त्म भी करना है। इलाज के बारे में भी आपने बता दिया कि डॉक्टर के पास जाएंगे जी। इसमें आप जंक फूड छोड़ दें, ड्रिंक्स छोड़ दें, जो शराब खो रहे हैं वो शराब पीना छोड़ दें, सिगरेट पीना छोड़ दें, तो इससे बहुत से जो है लोग बच सकते हैं इस प्रॉब्लम से। अच्छा, इसी तरह रेड मीट का इस्तेमाल कम करें, ज़्यादा ना करें। रेड मीट से ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, उसके साथ यूरिक एसिड भी बढ़ता है और आर्थराइटिस के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो इसलिए परहेज़ ज़रूरी है। और उसके साथ सबसे ज़्यादा अहम जो है वो एक्सरसाइज है। अगर एक्सरसाइज करना शुरू कर दें तो बेहतर है। अगर एक्सरसाइज के लिए वो कहते हैं टाइम नहीं है, तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लें, उनकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और रब भी राज़ी हो जाएगा और सेहत भी बनने शुरू हो जाएगी। अच्छा जनाब, ये बताइएगा अपने तजर्बे से ज़रा, आपके आजकल जो कोलेस्ट्रॉल के मसाइल हैं वो आप यंग जनरेशन में ज़्यादा देख रहे हैं, या जैसे पहले होता था कि 40 के बाद ही ये मसाइल स्टार्ट होंगे? देखें, अगर देखा जाए तो इस वक्त यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितनी जंक फूड यूज़ हो रही है, जितना कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ हो रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं हो रही फजूलियात में। और देखें, बच्चे जो है पहले एक्सरसाइज होती थी, ग्राउंड होते थे, बाहर निकलते थे, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो जिस्मानी एक्सरसाइज ज़्यादा होती थी। आजकल जो है हम मोबाइल पे बैठे हुए हैं, उसी पे सारी गेमें खेल रहे हैं और एक्सरसाइज कोई नहीं है, खाया पिया और उसमें लग गए। तो इससे जो है ये जब सही ग़िज़ा हज़म नहीं होगी, बॉडी के में वो डिज़ॉल्व नहीं होगी, जितनी उसमें मेटाबॉलिज्म सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन नवान साहब, बहुत शुक्रिया जी, आप आज हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बने। फरहान जवाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी तफसीलन हमने एचसी को जो है वो समझने की कोशिश की, इसी तरह कोलेस्ट्रॉल पर भी हमने जामे गुफ्तगू की, लेकिन ये दोनों ऐसे मौजू हैं जिनके ऊपर जो है वो तफसीलन मज़ीद जो है वो गुफ्तगू की जा सकती है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको जो है वो पसंद आएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान को अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और इंतज़ार भी कीजिएगा। मैं हूँ आपका मेज़बान तेहाम आज़म, आपसे मुलाकात करते हैं कल अल्लाह ने के बाद।